स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। आज हम सुनने जा रहे हैं डेथ वारंट का भाग 9। किताब की स्थिति देखकर मुझे लगा कि मैं अनाउंस कर दूं कि हो सकता है ये कहानी का आखिरी भाग हो, क्योंकि केवल 45 पन्ने शेष हैं। 43 तो चलिए बाकी बातें कहानी के एंड में शुरू करते हैं। डेथ वारंट पार्ट 9। रीगा शहर एस्टोनिया से 2 घंटे की दूरी पर स्थित था। कुछ दिन पहले जगमोहन और फिरोजा 20 लाख डॉलरों के साथ रीगा के एक शानदार होटल में पहुंचे और कमरा लेकर रहने लगे थे। दोनों की हालत ये थी कि जैसे हनीमून का जोड़ा हो। एक दूसरे के प्यार में वो ऐसे डूबे थे कि उन्हें दुनिया के होश ही ना हो। बहुत खुशी से दोनों का वक्त बीता। आज वो दोनों होटल से बाहर जाकर किसी मार्केट में जाने का प्रोग्राम बनाए हुए थे कि खरीदारी कर सकी। मतलब तो बाहर जाकर घूमने का था। जगमोहन बाथरूम से बाहर निकला। कमर पर वो टॉवल लपेटे हुए था। वाह, उसे देखते ही फिरोजा ने हंसकर कहा, तुम हर रोज हैंडसम होते जा रहे हो। सब तुम्हारी मेहरबानी है। जगमोहन मुस्कुराया। मेरी मेहरबानी? तुम प्यार इतना करती हो मुझे कि बेवकूफ बना रहे हो मुझे। सच कहा। पास आकर फिरोजा जगमोहन के सीने से लग गई। जगमोहन ने उसे बाहों के घेरे में कैद करते हुए कहा, टॉवल उतर जाएगा। फिरोजा खिलखिलाकर जगमोहन से अलग हो गई। नहा लो, फिर बाजार चलेंगे। फिरोजा बाथरूम में चली गई। दरवाजा बंद हो गया। जगमोहन ने कपड़े पहने, बाथरूम की तरफ देखा जो कि बंद था। फिर वो कमरे की बालकनी में आया और मोबाइल से नंबर मिलाने लगा। चेहरे पर गंभीरता थी। फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो। तभी मार्शल की आवाज कानों में पड़ी। मार्शल, मैं जगमोहन। तुम? मार्शल ने गुस्से से कहा, कई दिनों से तुम मेरा फोन नहीं रिसीव कर रहे, मुझसे बात नहीं कर रहे। तुम्हें शायद देवराज चौहान की चिंता नहीं, उसकी लाश देखना चाहते हो तुम। बकवास मत करो, मैं अभी भी काम पर हूं। जगमोहन ने होंठ बीच कर कहा। काम पर? मार्शल का तीखा स्वर कानों में पड़ा। तुम एक लड़की के साथ हो और कभी मैनचेस्टर घूम रहे हो तो कभी एस्टोनिया, परंतु उसे सीडी हासिल नहीं कर सके तुम। उसे मेरे पास नहीं ला सके। उसे इंडिया तक लाना आसान नहीं है, पर मैं कोशिश करता हूं। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। और सीडी? वो मेरे पास है। मार्शल के गहरे सांस लेने की आवाज आई। मैं फिरोजा का विश्वास जीतना चाहता था कि वो मेरे साथ इंडिया आ सके, इसलिए उसके साथ रह रहा हूं। तो क्या विश्वास जीत लिया? कह नहीं सकता, पर मेरी पूरी कोशिश होगी कि फिरोजा को इंडिया लेकर आऊं। कब? कोशिश करके देखता हूं। फिरोजा को इंडिया नहीं ला सके तो खुद सीडी के साथ मेरे पास पहुंचो। मैंने तुम्हें कई दिन खराब करने को दिए। मेरे कई एजेंट फिरोजा को और सीडी को ढूंढने में वक्त खराब कर रहे हैं। मैंने तो ये सोचकर तुम्हें भेजा था कि 2-4 दिन में तुम काम खत्म करके लौट आओगे। फिरोजा को इंडिया साथ लाना आसान नहीं है। तो सीडी ले आते। ये बात तुमने पहले कही होती। अब इतने दिन बर्बाद होने के बाद मुझे कहने का क्या फायदा? तुम्हारा प्रोग्राम क्या है वो बताओ। मुझे तो तुमने ये खबर भी नहीं दी कि तुम काम पर ही हो। शिकायतें छोड़ो। मैं तुम्हें कुछ घंटों तक फोन करके प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। फोन करना मत भूलना। मार्शल का तीखा स्वर कानों में पड़ा। जगमोहन ने फोन बंद किया और जेब में रखकर बालकनी से कमरे में लौटा। फिरोजा अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं निकली थी। जगमोहन सोफा चेयर पर जा बैठा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और फिरोजा बाहर निकली। वो कपड़े पहने हुए थी, बाल गीले थे उसके। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। लाजवाब लग रही हो, जगमोहन ने प्यार भरे स्वर में कहा। मैं हूं ही ऐसी, तभी तो तुम मुझ पर फिदा हुए। फिरोजा खिलखिलाई। बातों के दौरान फिरोजा अपने गीले बालों को भी संवारती जा रही थी। बाजार से क्या खरीदने की सोच रखी है? देखते हैं कि बाजार में कैसी चीजें होंगी। जगमोहन मुस्कुराकर कह उठा।
मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बोलो। फिरोजा उसके सामने आ बैठी। अब तो हम दोनों सुरक्षित हैं। हमारे पास $20 लाख भी हैं। हाँ तो मुझे देवराज चौहान की चिंता है, जो मार्शल की कैद में है। सीडी चाहते हो? हाँ, मैं सीडी मार्शल के हवाले करके देवराज चौहान को छुड़वा लेना चाहता हूँ। बेशक। फिरोजा ने सिर हिलाया। अब तुम सीडी मार्शल को दे सकते हो। देवराज चौहान को छुड़ा लो। तुम्हारा मतलब कि सीडी लेकर मैं इंडिया जा सकता हूँ? बेशक। इस वक्त वो सीडी मेरे पास रखी है, मैं तुम्हें दे देती हूँ। तुम भी मेरे साथ इंडिया चलो। मैं? हाँ, जगमोहन ने सिर हिलाया। इंडिया में हम अपना घर बसाएंगे, शादी करेंगे और ठीक है, रोजा बोली। परंतु $20 लाख का क्या होगा? इन्हें तो प्लेन में इंडिया नहीं ले जाया जा सकता। पकड़े जाएंगे और हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि ये पैसा कहाँ से आया। रोजा की बात सही थी। यहाँ तुम्हारा कोई पहचान वाला नहीं है जहां डॉलरों का सूटकेस छोड़ा जा सके? जगमोहन बोला। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। फिरोजा ने गहरी सांस ली। ब्रिटेन की गुप्तचर एजेंसी के एजेंट जरूर हैं, परंतु उनके पास डॉलरों को नहीं छोड़ा जा सकता। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? हवाला के किसी व्यापारी को जानती हो जो यहाँ हमारा पैसा ले और इंडिया में हमें मिल जाए? हम उसे तगड़ी कमीशन देंगे। मैं किसी को नहीं जानती। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिरोजा कह उठी। बेहतर होगा कि तुम सीडी लेकर इंडिया जाओ और देवराज चांद को छुड़ा लो मार्शल से। तुम्हारे वापस आने तक मैं इसी होटल में रहूंगी और देखूंगी कि डॉलरों को इंडिया कैसे पहुंचाया जा सकता है। कुछ दिनों के लिए सही, पर मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। तुम्हें अपने साथ इंडिया ले जाना। डॉलर समस्या बन रहे हैं कि इनका क्या करेंगे? रोजा ने गंभीर स्वर में कहा। मेरी मानो तो तुम इंडिया जाओ, देवराज चौहान को छुड़ाओ, फिर वापस आ जाना। तब तक कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। अभी हम बाजार जा रहे हैं, किसी ट्रैवल एजेंसी से टिकटें बुक करा लेंगे इंडिया की। यहां से मैं इंडिया कैसे जा सकता हूँ? इस देश में तो हम अवैध रूप से आए हैं। मैनचेस्टर से ही मैं इंडिया वापस। ये समस्या हल हो जाएगी। यहाँ मेरी पहचान का एक आदमी है, वो 3 घंटे में नया पासपोर्ट तैयार कर देगा। रोजा बोली। जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। तुमसे अलग होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जगमोहन ने उदास स्वर में कहा। हम कोई हमेशा के लिए जुदा थोड़ी हो रहे हैं। 5-6 दिन में तुम वापस आ जाओगे, तब जिंदगी को नए सिरे से प्लान करेंगे। रोजा दिल का शादा से कह उठी। उठो, अब बाजार चलते हैं। तुम्हारा पासपोर्ट भी तैयार करवाना है और इंडिया के लिए टिकट भी बुक करानी है। आज हम बहुत व्यस्त हैं। अगला दृश्य। शाम को जगमोहन को बाजार में एक जगह मौका मिला तो उसने मार्शल को फोन किया। शुक्र है, उधर से उखड़े स्वर में मार्शल ने कहा। तुमने फोन तो किया। मैं कल की फ्लाइट से सीडी के साथ इंडिया पहुंच रहा हूँ। टिकट बुक हो गई है। रोजा, उसके आने में समस्या है, जगमोहन ने कहा, और समस्या के बारे में बताकर कहा वो $20 लाख के साथ यहीं रहना चाहती है। मैं मुंबई से वापस आकर फ्लोरा के साथ रहूंगा और उसे इंडिया ले जाने की चेष्टा करूंगा। तुम कुछ दिन के लिए फ्रोजा की निगरानी पर किसी को लगा दो मार्शल। तुम लोग कहाँ हो, पता बोलो। जगमोहन ने पता बताकर फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। शाम 8 बजे अंधेरा होने पर जगमोहन और फ्रोजा होटल वापस लौटे। होटल की लॉबी में एनी बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उन्हें देखकर एनी फौरन उठी और इस तरह फ्रोजा के सामने आई कि फ्रोजा उसे देख सके। एनी को वहां देखकर फ्रोजा चौंकी, फिर तुरंत ही संभल गई। जगमोहन के साथ लिफ्ट में प्रवेश कर गई अपने कमरे में जाने के लिए, और पौन घंटे बाद फ्रोजा अकेली ही लौटी और एनी से मिली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एनी ने पूछा। मुझे चीफ ने सब बता दिया, एनी ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारा मिशन खत्म हो गया है, तुम वापस मैनचेस्टर। कल जगमोहन इंडिया जा रहा है, उसके बाद मैंने मैनचेस्टर ही पहुंचना है। एनी ने फ्रोजा की आंखों में देखकर कहा। तुमने माँ को फोन क्यों किया कि तुम इंडियन से शादी कर रही हो, जबकि तुम मिशन पर काम कर रही थी? ये बात तब मैंने जगमोहन को सुनाने के लिए कही थी, ताकि उसे विश्वास आ जाए कि मैं उसे उसके प्यार में गंभीर हूं। वो अभी तक इस भ्रम में है कि मैं उससे शादी करने जा रही हूँ। मतलब कि तुम्हारे और जगमोहन के बीच में कुछ नहीं है? एनी ने पूछा। कुछ भी नहीं है। जो भी हुआ वो सिर्फ मिशन का हिस्सा था।
जगमोहन इंडिया क्या करने जा रहा है? मैंने उसे सीडी दी है और कहा है कि इस सीडी में सीआईए एजेंटों की प्लानिंग है, जबकि असली सीडी तो कब की सीआईए के पास माइक द्वारा पहुंचा दी गई थी। वो खाली सीडी ले जा रहा है और समझता है कि वो असली सीडी है। तुम मेरे साथ ही मैनचेस्टर चलो। ये रात तुम इसी होटल के कमरा ये रात तुम इसी होटल में कमरा लेकर बिता लो। जगमोहन के जाने के बाद कल हम मैनचेस्टर रवाना हो जाएंगे। माँ कैसी है? उससे तुम्हारी बात होती रहती होगी। वो ठीक है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। एनी ने गहरी सांस लेकर कहा। तुमने बहुत ही खतरनाक काम में हाथ डाला था। तुम इस मामले से सही सलामत बाहर आ गई। मेरे लिए यही खुशी की बात है। अगला दृश्य। डिनर के बाद फिरोजा ने अंगड़ाई ली और जगमोहन से कह उठी, आज की रात हम यादगार बना देंगे। आज की रात? जगमोहन ने मुस्कुराकर फिरोजा को देखा। हाँ, हमारा वक्त बहुत अच्छा बीता। मुझे लगता है मैं छुट्टी पर हूँ। जगमोहन ने गहरी निगाहों से फिरोजा को देखते हुए कहा। तुम कहना क्या चाहती? मुझे आशा है कि जब तुम 4 दिन बाद इंडिया से लौटोगे तब हम सारी उम्र एक साथ रहेंगे। फिरोजा ने बात बदल दी। और तब हमारा सारा वक्त छुट्टियों की तरह बीतेगा। जगमोहन आगे बढ़ा और फिरोजा को बाहों में भर लिया। तुम बहुत अच्छी हो। तुम भी। फिरोजा उसकी छाती पर किस करती कह उठी। हम शादी के बाद इंडिया में रहेंगे। डॉलरों को किसी तरह इंडिया पहुंचाने का इंतजाम करके आऊंगा। ये तो और भी अच्छी बात है। फिरोजा ने उसकी छाती पर अपना सिर रख दिया। मैं तुम्हें सारा इंडिया घुमाऊंगा। जो भी शहर तुम्हें पसंद आएगा वहां बड़ा सा बंगला लेकर वहीं जीवन बिता देंगे। जगमोहन, हाँ। वक्त क्यों खराब कर रहे हो? कल सुबह के प्लेन से तुम्हें इंडिया जाना है। मैं चाहती हूँ तुम कुछ घंटे नींद भी ले लो, मगर उससे पहले तुम मुझे प्यार जरूर करो। ऐसा प्यार कि तुम्हारी वापसी तक उस प्यार का एहसास जिंदा रहे। फिरोजा ने शरारती स्वर में कहा। और तुम्हें मेरा प्यार जल्दी रीगा खींच लाए। जगमोहन ने फिरोजा को उठाया और बेड की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। देवराज चंद शाम को मैनचेस्टर के एयरपोर्ट पर पहुंचा। प्लेन से निकलने के बाद सामान चेक करवाया और जब लॉबी में पहुंचा तो ब्रिज वॉश उसके पास आ पहुंचा। ब्रिज वॉश के पास मार्शल की भेजी देवराज चौहान की तस्वीर पहले ही पहुंच चुकी थी। हेलो। ब्रिज वॉश हाथ आगे बढ़ाते कह उठा। मेरा नाम ब्रिज वॉश है। मार्शल ने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा। हाँ। देवराज चौहान ने उससे हाथ मिलाया। दोनों एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकले और पार्किंग में खड़ी कार के पास पहुंचे। ब्रिज वॉश ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। देवराज चौहान उसके बगल में बैठा तो कार आगे बढ़ गई। मुझे यहाँ के हालातों के बारे में बताओ। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कहा। जगमोहन और फिरोजा के एस्टोनिया चले जाने के बाद मैनचेस्टर में कुछ खास नहीं हुआ। ब्रिटिश जासूसी एजेंसी भी फिरोजा को तलाश करने की भरपूर चेष्टा कर रही है। कई एजेंट एस्टोनिया गए हैं फिरोजा की तलाश में। एनी फिरोजा की बहन है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, वो भी जासूसी एजेंसी की एजेंट है। तुम उससे मिले हो? एस्टोनिया में मुलाकात हुई थी। पता चला कि वो सीडी नकली थी जो फिरोजा ने एस्टोनिया में सीआईए को बेची। हाँ, वो नकली थी। तुम्हें वहां फिरोजा को ढूंढने में कोई सफलता नहीं मिली? फिरोजा के लिए ही मैं मैनचेस्टर आया हूँ कि यहाँ से उसके बारे में कुछ पता चल सके। तो ये तो बहाना था तुम्हें मैनचेस्टर भेजने का। मार्शल ने तुम्हें यही कहकर यहाँ भेजा, परंतु बात कुछ और है। देवराज चौहान ने कश लेकर ब्रिजवास को देखा। क्या कहना चाहते हो? हम आराम से बात करेंगे ठिकाने पर पहुंचकर। मुझे बताते रहो जो बताना चाहते हो। ब्रिजवास कुछ पल चुप रहकर कह उठा। मुझे अपने सूत्रों से खबर मिली है कि मैनचेस्टर में एक बार फिर सीआईए की मीटिंग होने वाली है। देवराज चौहान के माथे पर बल पड़ गए। फिर मीटिंग? हाँ। ब्रिजवास ने गंभीरता से सिर हिलाया। यह खबर मैंने मार्शल को दी तो मार्शल ने तुम्हें यहाँ भेज दिया। सीआईए एजेंट फिर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की हत्या की योजना बनाने वाले हैं। बकवास। देवराज चौहान के होठों से निकला। क्या मतलब? वो ऐसी किसी बात की प्लानिंग दोबारा मैनचेस्टर में क्यों करेंगे? देवराज चौहान ने कहा। जबकि यहाँ एक बार पहले ही भारी गड़बड़ हो चुकी है उनके साथ। वो ऐसा कुछ भी कम से कम मैनचेस्टर में नहीं करेंगे। इस बार वो कोई योजना तैयार करना चाहेंगे तो अपने घर में यानी अमेरिका में ही करेंगे।
तुम्हारी खबर में कोई दम नहीं है। तुम मेरी खबर को सीधे सीधे गलत कह रहे हो, ब्रिजवास कह उठा। हाँ, लेकिन ये खबर मुझे अपने सूत्रों से मिली है। खबर गलत नहीं हो सकती। ये खबर यकीन करने लायक है ही नहीं। सीआईए बेवकूफ नहीं है कि दोबारा मैनचेस्टर में वही गलती दोहराने की गलती करे जो वो पहले कर चुकी है। तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं कर सकता मैं। कैसे एजेंट हो तुम कि अपने साथी की बात पर यकीन नहीं कर रहे? मैं अपने आंखें और दिमाग खुला रखता हूँ। तो क्या मैं बंद रखता हूँ? ब्रिजवास ने उखड़े स्वर में कहा। देवराज चौहान ने उसे देखा, फिर सोच भरे स्वर में कह उठा। तुम्हें ये खबर किसने दी? उस सूत्र का नाम बताओ। मार्टिन। वो 2 साल से मेरे लिए काम करता है और हमेशा सही खबरें देता है। मैं मार्टिन से मिलना चाहता हूँ। अजीब बात है। खैर, मिल लो। मैं उससे तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा। ब्रिजवास ने गहरी सांस लेकर कहा। मार्शल चाहता है कि तुम सीआईए की इस मीटिंग का पता लगाओ कि कहाँ हो रही है, और हो सके तो उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश के साथ उनकी बातें रिकॉर्ड करने की कोशिश करो। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर ब्रिजवास को देखा। क्या हुआ? ज्यादा परेशानियों की वजह से मार्शल धोखा खा रहा है। सीआईए अब मैनचेस्टर में कुछ नहीं करेगी। तुम तो, ब्रिजवास कहते कहते ठिठका। नजर शीशे पर थी जहां से कार के पीछे का दृश्य नजर आ रहा था। उसकी नजर पीछे की एक कार पर टिक चुकी थी। हमारा पीछा हो रहा है देवराज चौहान। देवराज चौहान शांत सा बैठा रहा। वो कार एयरपोर्ट की पार्किंग से ही हमारे पीछे है। पीछा छुड़ाओ, देवराज चौहान ने कहा। ब्रिजवास ने कार की स्पीड बढ़ाते हुए कहा। कौन लोग हो सकते हैं? सीआईए के लोग, देवराज चौहान ने कहा। मेरे पीछे हैं। उन्हें मेरे मैनचेस्टर आने की खबर है। तो उन्हें पता लग गया कि तुम मैनचेस्टर में? एस्टोनिया एयरपोर्ट पर मैंने सीआईए जासूस माइक की झलक देखी थी। माइक? वो तो कमीना जासूस है। खैर, अब बात मत करो, मुझे पीछा छुड़ा लेने दो। ब्रिजवाश ड्राइविंग में एक्सपर्ट था। 10 मिनट में ही उसने पीछा क्या छुड़ाया, बल्कि उस कार के पीछे आ पहुंचा और उसका पीछा करने लगा। परंतु आगे वाली कार को उनके पीछे आने का एहसास हो गया था और उसकी रफ्तार बढ़ गई। पकड़ना है इसे? देवराज चौहान ने पूछा। मालूम तो हो कि यह है कौन? आगे वाली कार पर नजरें टिकाए ब्रिजवाश ने कहा। पकड़ना है इसे? देवराज चौहान ने पूछा। मालूम तो हो कि यह है कौन? आगे वाली कार पर नजरें टिकाए ब्रिजवाश ने कहा। रिवॉल्वर है तुम्हारे पास? हाँ, ब्रिजवाश ने तेज स्वर में कहा। उस पर गोली चलाने की जरूरत नहीं। गोली नहीं चला रहा। तुम रिवॉल्वर दो। ब्रिजवाश ने एक हाथ से स्टीयरिंग थामे रिवॉल्वर निकालकर उसे दी। देवराज चांद ने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए कहा। उस कार को ओवरटेक करके रोकने की कोशिश करो। ब्रिजवाश ने सिर हिला दिया। सड़क पर भारी ट्रैफिक था। तभी आगे लाल बत्ती आ गई। वाहन रुकने लगे। आगे वाली कार भी रुकी। ब्रिजवाश ने भी कार रोकी। देवराज चौहान उसी पल दरवाजा खोलकर बाहर निकला और आसपास की कारों को पार करता आगे वाली कार के पास पहुंचा और उसका दरवाजा खोलकर भीतर जा बैठा। उस कार को चलाने वाले ने चौंक कर देवराज चौहान को देखा। वो अकेला था। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकालकर उसकी कमर से लगा दी। क्या कर रहे हो? वो घबरा कर बोला। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? उसने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। जवाब देते जाओ वरना, गुर्रा उठा देवराज चौहान। हाँ। कौन हो तुम? सीआईए के लिए काम करता हूँ। क्या काम? वो जो भी कहते हैं, उसने जल्दी से कहा। रिवॉल्वर मुझसे दूर कर लो। देवराज चांद ने रिवॉल्वर वाला हाथ पीछे करते हुए पूछा। तो तुम्हें सीआईए ने मेरा पीछा करने को कहा? हाँ, कोई मुझे तुम्हारी फोटो दे गया था कि तुम देवराज चौहान हो, मार्शल के एजेंट हो और एस्टोनिया से आने वाले विमान से मैनचेस्टर पहुंच रहे हो। तुम पर नजर रखने को और रिपोर्ट देने को कहा गया था मुझे। सीआईए को मुझसे क्या दिलचस्पी? देवराज चौहान ने सख्त स्वर में पूछा। मैं नहीं जानता। मैनचेस्टर में सीआईए की इतनी हलचल क्यों है? मुझे क्या पता। सही जवाब दो वरना। देवराज चौहान ने पुनः उसकी कमर में रिवॉल्वर की नाल लगा दी। रिवॉल्वर हटा लो। मैं सीआईए के लिए किराए का आदमी हूँ। उनके काम करके 2 पैसे कमा लेता हूँ। इस मामले में मुझे ज्यादा मत घसीटो। वो घबरा कर कह उठा। मैं तो
मुझे बताओ कि मैनचेस्टर में सीआईए की इतनी हलचल। सीआईए के कुछ खास लोगों की मीटिंग मैनचेस्टर में होने वाली है, इसलिए सीआईए सावधानी बरत रही है। सीआईए एजेंट कभी भी मैनचेस्टर पहुंच सकते हैं। मुझे बताया गया है कि देवराज चौहान बहुत ही गलत वक्त पर मैनचेस्टर पहुंच रहा है। किस मामले में सीआईए की मीटिंग हो रही है? मैं नहीं जानता। सही बताओ वरना। कसम से मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता। इतना जानता हूं कि सीआईए के लोग कुछ प्लान करने वाले हैं। कहाँ होगी मीटिंग? नहीं मालूम। मैं सीआईए का एजेंट नहीं हूँ। सीआईए के लिए किराए पर काम करता हूँ। भीतरी बातों की मुझे जानकारी कैसे हो सकती है? अब तुम मेरी कार से निकल। लाइट ग्रीन हो गई। ट्रैफिक आगे बढ़ने लगा। उसने भी कार आगे बढ़ा दी। कुछ दिन पहले भी मैनचेस्टर में सीआईए एजेंटों की मीटिंग हुई हुई थी, परंतु तब मुझे मालूम नहीं था कि मीटिंग हो रही है। वो तो तब पता चला जब ब्रिटिश जासूस फ्रोजा ने गड़बड़ कर दी थी। तब बात खुल गई थी। तब किस बारे में मीटिंग हुई? अब मुझे क्या पता। किराए के आदमियों से सीआईए बात क्यों करेगी? वो परेशान स्वर में बोला। वैसे भी मुझे उसी काम से मतलब होता है जो करने को कहा जाता है। उसी के पैसे मिलते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? टॉम। अब तुम सीआईए को मेरे बारे में क्या बताओगे? देवराज चौहान का सख्त स्वर था। मैंने क्या बताना है? तुम पर नजर रखने का काम मैं ठीक से नहीं कर सका, तो पैसे भी। कार रोको, देवराज चौहान ने कहा और रिवॉल्वर जेब में रख ली। उसने फौरन सड़क किनारे कार रोकी। जो आदमी मेरे साथ है उसे जानते हो? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, वो ब्रिजवाश है, मार्शल का एजेंट। उसके बारे में सीआईए जानती है? टॉम ने सहमति में सिर हिला दिया। देवराज चौहान बाहर निकला। कार का दरवाजा बंद किया तो टॉम ने तेजी से गाड़ी दौड़ा दी। साथ ही टॉम के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। उसने मोबाइल निकालकर फोन पर बात की। हेलो। मैंने अपना काम बहुत ही आसानी से कर दिया। उसने मुझे पीछा करते हुए पकड़ लिया और मेरे से पूछताछ शुरू कर दी। मैंने उसे विश्वास दिला दिया कि मैनचेस्टर में सीआईए की फिर से महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है और जल्दी ही सीआईए के लोग अमेरिका से मैनचेस्टर पहुंच रहे हैं। अब देवराज चौहान उस मीटिंग के बारे में जानने के लिए व्यस्त रहेगा। व्यर्थ ही इधर उधर दौड़ेगा। ऐसी ही खबरें वो मार्शल को देगा। इस तरह मार्शल और उसके एजेंटों का ध्यान गलत दिशा की तरफ होगा और उधर हम इंडिया में अपना काम आसानी से कर जाएंगे। अगला दृश्य। ब्रिजवाश देवराज चौहान के साथ एक ठिकाने पर पहुंचा, जो कि एक कमरे का फ्लैट था और भरी पूरी कॉलोनी में था। देवराज चौहान दरवाजा खोलता ब्रिजवाश से कह उठा। सॉरी, दरवाजा खोलता ब्रिजवाश कह उठा। ये छोटी जगह है परंतु सुरक्षित है। ये जगह मैंने अपने लिए रखी हुई है और कभी कभी मैं यहाँ आता हूँ। एक कमरा, किचन और बाथरूम था। कमरा बड़ा था। बैठो। देवराज चौहान एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। ब्रिजवाश बैठा और देवराज चौहान को देखकर बोला। उस आदमी ने तुम्हें क्या बताया था? वो सीआईए का था और उसने भी वही कहा जो तुमने कहा कि मैनचेस्टर में सीआईए की मीटिंग फिर होने जा रही है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मार्टिन मुझे गलत खबर नहीं दे सकता। ब्रिजवाश सिर हिलाकर बोला। परंतु मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोबारा मीटिंग होने की बात सुनकर देवराज चांद ने सिगरेट सुलगा ली। तुम मुझे पहली मीटिंग के बारे में सब कुछ बताओ। मार्शल तुम्हें बता चुका, तुम बताओ। ब्रिजवाश ने मीटिंग और फ्रोजा के बारे में बताते हुए कहा। फ्रोजा इंडिया को उस मीटिंग और बातचीत की फिल्म दे देना चाहती थी। उसने मेरे से भी इस बारे में संबंध स्थापित किया था। वो मेरे पास मेरे कपड़ों के शोरूम पर आई थी, परंतु बाद में अचानक उसे जाने क्या हुआ कि वो अपने इरादे से पीछे हटती चली गई। हालांकि तब तक हमारा एक एजेंट जगमोहन उसका साथ पा चुका था। वो उसके साथ ही रहने लगा था। पता नहीं उन दोनों में क्या हुआ कि दोनों फिर चोरी छिपे एस्टोनिया चले गए। बाद में पता चला कि वो फ्रोजा ने वो सीडी सीआईए को बेच दी है। वो नकली थी, देवराज चौहान बोला। उसके बाद फ्रोजा और जगमोहन एकाएक ही गायब हो गए एस्टोनिया से, ब्रिजवाश ने कहा। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव थे। ब्रिजवाश खामोश रहा। फ्रोजा तुम्हारे शोरूम पर तुम्हें मिलने आई थी? हाँ, वहीं से मैंने जगमोहन को फ्रोजा के पीछे लगा दिया था। और तुम्हारे शोरूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? देवराज चांद ने पूछा। क्यों नहीं? मैं तब के फ्रोजा की फुटेज देखना चाहता हूँ। क्यों नहीं? मैं कैसेट ला दूंगा, यहीं पर देखने का इंतजाम कर दूंगा। और कुछ? मार्टिन से मिलना है।
अब तक तो तुम टॉम के नाम के सीआईए एजेंट से भी पता चल चुका है कि अब तक तो तुम्हें टॉम नाम के सीआईए एजेंट से भी पता चल चुका है कि मैनचेस्टर में सीआईए की मीटिंग फिर भी मैं मार्टिन से मिलना चाहता हूँ। मिल लेना। ब्रिजवाश घड़ी पर निगाह मारकर कह उठा। मैं 2 घंटे बाद तुम्हारे पास आऊंगा, सीसीटीवी की वो फुटेज भी लेता आऊंगा और मार्टिन से भी मिलने चलेंगे। ब्रिजवाश उठ खड़ा हुआ। वो चला गया, परंतु देवराज चौहान वहीं बैठा सोचों में गुम था। चेहरे पर उलझन थी। सबसे बड़ी उलझन तो ये थी कि सीआईए की मैनचेस्टर में एक बार मीटिंग फेल हो चुकी है, तो दूसरी बार फिर मैनचेस्टर में ही मीटिंग क्यों करने जा रही है। ऐसा करना बेवकूफी थी और सीआईए से ऐसी बेवकूफी की आशा नहीं की जा सकती थी, परंतु ऐसा फिर होने जा रहा था। देवराज चौहान को इसी बात पर उलझन हो रही थी। अगला दृश्य। रात के 11 बजे जब ब्रिजवाश देवराज चौहान को लेकर एक इलाके में पहुंचा और मोबाइल निकालकर मार्टिन को फोन करके बोला, घर से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा जहां हम पिछली बार मिले थे। आ रहा हूं, उधर से मार्टिन ने कहा। ब्रिजवाश देवराज चौहान के साथ एक लैंप पोस्ट के नीचे रोशनी में खड़ा हो गया। तुम्हारे पास कितने एजेंट हैं जो सीआईए की खबरें तुम्हें देते हैं? देवराज चौहान ने पूछा। खबरें कोई भी दे सकता है, जिसे पहले खबर मिल जाए वो दे देता है और उसके पैसे तैयार हो जाते हैं। एजेंट कितने हैं तुम्हारे यहाँ? 15। सबका खर्चा मार्शल देता है? वही देगा। तुम्हारे बारे में सीआईए जानती है कि तुम मार्शल के एजेंट हो। मेरे बारे में ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी भी यही बात जानती है, तभी तो फिरोजा मेरे पास आ पहुंची थी। वो तुम्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो जानते हैं कि मुझे गिरफ्तार किया तो मार्शल कोई दूसरा एजेंट यहाँ स्थापित कर देगा। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। फिर मार्शल को भी तो इंडिया में मौजूद ब्रिटिश एजेंटों का पता है। मुझे गिरफ्तार किया गया तो मार्शल उन्हें गिरफ्तार कर लेगा। ये बात ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी जानती है, ब्रिजवाश ने कहा। मार्टिन तुम्हारा कितना पुराना? 2 साल से वो मेरे लिए काम कर रहा है। जासूसी के धंधे में कोई विश्वासी नहीं होता, परंतु विश्वास किए बिना काम भी तो नहीं चलता। मार्टिन की अब तक दी खबरें सारी सही निकली हैं। वो आ रहा है। देवराज चांद की निगाह उस तरफ उठी। कुछ दूर अंधेरे में एक व्यक्ति इधर ही आ रहा था। कुछ ही पलों बाद मार्टिन पास आ गया। वो 30 वर्ष का सेहतमंद लंबा नीग्रो था। इस वक्त उसने पजामा और शर्ट पहन रखी थी। उसने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा तो ब्रिजवाश ने कहा, मेरा साथी है। क्या काम है? ये तुमसे कुछ बात करेगा। मार्टिन ने सवालिया निगाहों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और नाल उसकी छाती पर रख दी। मार्टिन चौंका। ब्रिजवाश देवराज चौहान की इस हरकत पर अचकचाया, परंतु खामोश रहा। इस वक्त वहां से कोई अन्य व्यक्ति नहीं गुजर रहा था। ये क्या? मार्टिन ने कहना चाहा। तुमने ये खबर झूठी क्यों दी कि सीआईए फिर से मीटिंग करने जा रही है मैनचेस्टर में? मेरी खबर सही है। देवराज चांद ने दांत भींचे सेफ्टी कवर हटाया तो मध्यम सी आवाज उभरी। मेरे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि तुमने ब्रिजवाश को झूठी खबर दी है। अगर अब भी तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। मार्टिन का चेहरा फक पड़ गया। उसने ब्रिजवाश को देखा। ब्रिजवाश ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। मार्टिन जल्दी से कह उठा, मुझे ऐसी खबर देने के लिए सीआईए ने पैसा दिया। धाएं। तभी वातावरण में फायर की आवाज गूंजी और गोली मार्टिन की छाती में आ लगी। मार्टिन चीखा और तड़प कर नीचे जा गिरा। देवराज चौहान और ब्रिजवाश बुरी तरह चौंके। उसी पल ब्रिजवाश रिवॉल्वर निकालता उस कार की तरफ दौड़ा जो 30 कदम दूर अंधेरे में खड़ी थी और गोली उसी से चलाई गई थी। तभी कार स्टार्ट होने की आवाज आई और कार दौड़ पड़ी। ब्रिजवाश ठिठक गया कि अब कोई फायदा नहीं। तब तक देवराज चौहान मार्टिन को संभाल चुका था। किसने तुम्हें झूठी खबर ब्रिजवाश को देने के लिए कहा? कौन है वो मार्टिन? टॉम। टॉम? देवराज चौहान के होंठ भीज गए। वो कहाँ मिलेगा? रॉयल अपार्टमेंट, मदर मैरी रोड, 35 नंबर फ्लैट। तभी मार्टिन की सांस उखड़ गई और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। दांत भींचे देवराज चौहान ने उसका सिर नीचे रख दिया। ब्रिजवाश पास आ पहुंचा था। वो लोग भाग गए। क्या इसने कुछ बताया? ब्रिजवाश ने पूछा। वही टॉम जिसने मुझे बताया था कि सीआईए मैनचेस्टर में फिर से मीटिंग करने जा रही है
उसने ही मार्टिन को पैसे देकर ये झूठी खबर तुम तक पहुंचाने को कहा था। देवराज चांद दांत भींचकर कह उठा। रॉयल अपार्टमेंट के 35 नंबर फ्लैट में टॉम रहता है। देवराज चांद ने शब्दों को चबाकर कहा। सीआईए हम पर नजर रख रहा है। वो कार हमारे पीछे पीछे ही यहां तक पहुंची थी। उस कार में जो भी था वो ये जानता था कि मार्टिन ने तुम्हें झूठी खबर दी है। ऐसे में वो नहीं चाहता था कि मार्टिन सच बोले। इसी कारण उसे शूट कर दिया गया। शायद उस कार में टॉम ही हो। टॉम का पता अब मेरे पास है। निकलो यहां से। तुम्हें यहाँ कई एजेंट जानते हैं। ऐसे में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मेरी हरकतें नोट की जाएंगी। तुम मुझे उस कमरे पर छोड़ दो और अपने घर जाओ। ऐसे में उन्हें लगेगा कि अब हम आराम करने के मूड में हैं, तो शायद वो कुछ लापरवाह हो जाएं। दोनों कार के भीतर जा बैठे। ब्रिजवाश ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा, इसका मतलब सीआईए हमें गलत सूचना देकर हमारी दिशा भटकाना चाहती है, क्योंकि सीआईए को हम लोगों से खतरा महसूस हो रहा है। पहले तुम तक मार्टिन द्वारा गलत खबर पहुंचाई, फिर उस झूठी खबर को पक्का करने के लिए टॉम ने मुझे वही खबर दी। लेकिन सीआईए ऐसा क्या कर रही है जो कि हमें मैनचेस्टर में उलझाए रखना चाहती है? इस बात का जवाब तो टॉम देगा। ब्रजवाश ने कार चलाते हुए देवराज चौहान पर नजर मारी। अब तुम टॉम के पास जाओगे? हाँ। अकेले? अकेले ही जाऊंगा। तुम पर नजर रखी जा रही है। शायद अब मुझ पर भी नजर रखी जाए। उन लोगों की नजरों से बचकर टॉम तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि ये जाना जा सके कि सीआईए क्या खेल खेल रही है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि सीआईए मैनचेस्टर में दोबारा कोई मीटिंग नहीं रखेगी। तुक ही नहीं बनती दोबारा मैनचेस्टर में खास बात के लिए मीटिंग रखने की। फिर ये सब काम तुम्हारे आने की खबर के साथ शुरू हो गया। स्पष्ट है कि सीआईए कुछ छिपाना चाह रही है। क्या? ये तो टॉम बताएगा। देवराज चांद ने कहा। सीआईए चाहती है कि उनके एजेंटों की मैनचेस्टर में मीटिंग पाकर मैं यहीं पर अटका रहूं। ये खबर मार्शल को दूं तो मार्शल भी इन्हीं बातों में उलझा रहे और वो अपना काम कर जाए। कहीं सीआईए इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की हत्या का प्रोग्राम तो नहीं कर रही इसी बीच? कुछ भी हो सकता है। तुम्हें मार्शल से बात करनी चाहिए, ताकि अभी नहीं। देवराज चांद ने कहा, पहले टॉम से मिल लूं, मामले का पक्के तौर पर पता चल जाए। अगला दृश्य। मार्शल अपनी जगह से, अपनी कुर्सी पर से उछलकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर क्रोध नजर आ रहा था। दांत भिजे पड़े थे। आंखों में सुर्खी लिए नजरें जगमोहन पर जा टिकी थी। जगमोहन हक्का बक्का कुर्सी पर बैठा था। जो सीडी वो फिरोजा से लेकर आया था वो खाली थी। मार्शल हर तरह से उस सीडी को चलाने की चेष्टा कर चुका था, परंतु वो खाली थी। तो मार्शल ने सीडी को टेस्ट करने के लिए दिया। 5 मिनट में ही लैब में आदमी ने आकर बताया कि वो सीडी खाली है। उस पर कभी भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये सुनते ही मार्शल क्रोध के सागर में डूबा दिखने लगा। लैब का आदमी फौरन बाहर निकल गया था। मुझे पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। जगमोहन का समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये सीडी तुम ही लाए थे फिरोजा से? मार्शल गुर्राया। हाँ। उसने कहा था कि इस सीडी में। उसने कहा और तुमने मान लिया? उसी पल मार्शल का घूंसा जगमोहन के चेहरे पर जा पड़ा। जगमोहन के होंठों से चीख निकली और कुर्सी सहित वह नीचे जा गिरा। उसने उठना चाहा कि तभी मार्शल ने उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर उसे सीधा खड़ा किया। जगमोहन को समझ नहीं आ रहा था कि सीडी खाली क्यों है। तुमने मेरा बहुत वक्त खराब किया। मार्शल उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर उसे झिझोड़ता कह उठा। वो मेरे देश के लिए कीमती वक्त था। मैंने तुम पर भरोसा किया कि तुम ठीक काम कर रहे हो, परंतु तुम तो उस लड़की के साथ मौज मस्ती करने में लगे रहे। तुम सोचते रहे कि तुम उसके साथ खेल खेल रहे हो और उसे प्यार में फंसाकर इंडिया ले आओगे, जबकि असल खेल वो तुमसे खेलती रही। वो तुम्हें नचा रही थी और तुम नाचते चले गए। ये गलत है। मैंने उसे अपने प्यार में फांस रखा था कि उसे इंडिया लेकर आऊं। तुम लाए उसे इंडिया? मार्शल गुर्राया। खाली सीडी के साथ उसने तुम्हें भेज दिया। कुछ गलती हो गई है फिरोजा को सीडी देने में। मैं अभी रीगा जाता, वो वहां नहीं है। जगमोहन का मुंह खुले जगमोहन खुले मुंह से मार्शल को देखने लगा। फिर बोला, फिरोजा उस होटल में। वो वहां नहीं है। वो वहां नहीं है। मार्शल दांत पीस कर बोला। मेरा एक आदमी फिरोजा पर नजर रख रहा था।
जब से तुमने बताया कि तुम कहाँ हो, तुम्हारे फ्लाइट पकड़ने के 2 घंटे बाद उसने होटल खाली कर दिया था। नहीं, जगमोहन के होठों से निकला। जानते हो, जब उसने होटल खाली किया तो उसके साथ उसकी बड़ी बहन एनी थी, जो कि ब्रिटिश जासूसी एजेंसी की एजेंट है, जैसे कि फिरोजा एजेंट है। इससे साबित होता है कि फिरोजा तुम्हारे साथ खेल खेल रही थी। वो शुरू से ही अपनी एजेंसी के संपर्क में थी और तुम्हें उलझाकर मुझे भी भटकाए हुए थी। मैं भी ठीक से सोच न सका और यही समझता रहा कि तुम फिरोजा और सीडी को ले आओगे। फिर भी मैंने अपना एक एजेंट एस्टोनिया भेजा कि वो अपने तौर पर सीडी और फिरोजा की तलाश करे, क्योंकि तुमने मुझसे फोन पर बात करनी बंद कर। तब फिरोजा हर समय मेरे साथ रहती थी, इसलिए तुमने सारा काम खराब कर दिया जगमोहन। फिरोजा तुमसे ज्यादा चालाक निकली। वो तुम्हें बेवकूफ बना गई। तुम उस लड़की को ठीक से समझ नहीं सके। वो अपना काम अच्छी तरह कर गई और तुम बेवकूफ बने रहे। जगमोहन का मस्तिष्क अभी भी साएं साएं कर रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि फिरोजा उसे बेवकूफ बनाती रही, जबकि वो तो समझ रहा था कि फिरोजा को वो बेवकूफ बना रहा है। जगमोहन इस झटके से संभल नहीं पा रहा था। मार्शल ने उसकी कलाई पकड़ी और कमरे से बाहर निकालकर राहदारी में आगे बढ़ता चला गया। चेहरे पर अभी भी गुस्सा था और जगमोहन जैसे उसके साथ खिंचता चला जा रहा था। फिरोजा ने सच में होटल छोड़ दिया? जगमोहन के होठों से निकला। वो रीगा से बाहर निकलकर एस्टोनिया पहुंची। एनी उसके साथ थी और उसी रात प्लेन से दोनों मैनचेस्टर के लिए रवाना हो गई। अब वो अपने मिशन की जीत की खुशी का जश्न मना रही होगी और तुम जैसे बेवकूफ पर हंस रही होगी, मार्शल ने कड़वे स्वर में कहा और जगमोहन के साथ एक कमरे में पहुंचा और कलाई छोड़ते हुए कहा, तुम इसी कमरे में रहोगे। लेकिन देवराज चौहान, जगमोहन ने कहना चाहा, तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं अपनी शर्त पर खरा उतरूं, मार्शल ने कठोर स्वर में कहा। वैसे तो मैं बता दूं कि एस्टोनिया में मैंने देवराज चौहान को ही अपना एजेंट बनाकर भेजा था कि वो सीडी और फिरोजा को ढूंढ सके। क्या? जगमोहन बुरी तरह चौंका। और अब देवराज चौहान मैनचेस्टर में इसी काम पर लगा है। तुमने तो तीर मार लिया, अब देवराज चौहान को भी देख लेता हूं कि वो क्या करके दिखाता है। सारी गलती मेरी थी। मैंने गलत चुनाव किया। जरूरी तो नहीं डकैतियां सफल हों तो जासूसी का काम भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इस काम के लिए मुझे किसी और को चुनना चाहिए था। जगमोहन हक्का बक्का सा मार्शल को देखे जा रहा था। मार्शल पलटकर बाहर निकला और दरवाजा बंद करता चला गया। जगमोहन खड़ा बंद दरवाजे को देखे जा रहा था। आंखों के सामने फिरोजा का खूबसूरत चेहरा बार बार आ रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि फिरोजा ने उसे बेवकूफ बनाकर खाली सीढ़ी थमाकर इंडिया भेज दिया, जबकि वो तो सोच रहा था कि जल्दी ही फिरोजा को इंडिया लाकर मार्शल के हवाले कर देगा। परंतु सारा खेल खत्म हो गया। फिरोजा इस वक्त सच में कितनी खुश हो रही होगी अपनी जीत पर। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने अपने कमरे पर पहुंचने के 2 घंटे बाद पीछे की खिड़की खोली। कमरे की लाइट तो उसने आने के 10 मिनट बाद ही बंद कर दी थी कि कोई नजर रख रहा हो तो वो ये सोचे कि वो नींद लेने जा रहा है। खिड़की से उसने बाहर झांका। कुछ देर तक नजरें मारता रहा, परंतु कोई नहीं दिखा जो उस पर नजर रख रहा हो। वैसे भी इस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। ये कमरा पहली मंजिल पर था। खिड़की के साथ ही नीचे रेन वाटर पाइप जा रही थी। देवराज चौहान खिड़की पर चढ़ा और पाइप थाम ली, फिर धीरे धीरे नीचे सरकने लगा। आधे मिनट में ही वो पीछे की गली में खड़ा था। यहाँ लोगों ने कारें पार्क कर रखी थी। कुछ पल देवराज चौहान ठिठका सा हर तरफ देखता रहा, फिर एक तरफ बढ़ गया। फौरन ही वो गली के बाहर था। सामने ही मुख्य सड़क थी, जहां हर तरफ पावरफुल, परंतु वातावरण में कोहरा था, जिसके कारण रोशनी कुछ दब सी गई थी। देवराज चौहान सड़क के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सड़क पर से वाहन आ जा रहे थे। उसे टैक्सी की तलाश थी। सड़क पर जाती टैक्सी तो नहीं मिली, परंतु काफी आगे जाने पर उसे टैक्सी स्टैंड मिल गया। वहां से उसने मदर मैरी रोड के लिए टैक्सी ली। 40 मिनट बाद वो मदर मैरी रोड पर जा पहुंचा। टैक्सी वाले को किराया दिया और पैदल ही आगे बढ़ गया। उसे रॉयल अपार्टमेंट की तलाश थी, जो कि एक दो बिल्डिंग के चौकीदारों से पूछने पर पता चल गया। 15 मिनट में रॉयल अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था। अपार्टमेंट का गेट बंद था। वॉचमैन वहां खड़ा दिखा।
भीतर की तरफ एक वॉचमैन टहलता दिख रहा था। यानी कि रात के इस वक्त अपार्टमेंट के भीतर प्रवेश करना आसान नहीं था। कुछ देर बाद देवराज चांद ने अपार्टमेंट की साइड की दीवार से भीतर प्रवेश किया। दीवार 9 फुट ऊंची थी और 3 फुट का ऊपर से जंगला लगा हुआ था। उसे फलांगने में कुछ दिक्कत तो आई, परंतु देवराज चांद दीवार के भीतर के हिस्से में पहुंच गया था। यहाँ रोशनी नहीं थी, कुछ दूर रोशनी हो रही थी। देवराज चांद दीवार के साथ साथ आगे बढ़ने लगा, इस बात का ध्यान रखा कि किसी वॉचमैन की निगाह उस पर ना पड़े। यूं भी वॉचमैन इस तरफ अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया था। देवराज चांद को जल्दी ही लिफ्ट और सीढ़ियां दिखाई दे गई। लिफ्ट के इस्तेमाल का विचार छोड़कर सीढ़ियां तय करता देवराज चांद पहली मंजिल पर जा पहुंचा। वहां 35 नंबर फ्लैट ढूंढने लगा, परंतु उस फ्लोर पर 30 तक ही फ्लैट थे। देवराज चांद दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो यहाँ भी 30 तक ही फ्लैट थे। उलझन में पड़ने लगा कि वो 35 नंबर फ्लैट कहीं भी नहीं है। वो ऊपर के फ्लैट पर जाने की सोच ही रहा था कि तभी एक फ्लैट का दरवाजा खुला और एक बूढ़े आदमी ने बाहर कदम रखा। देवराज चांद उसके पास पहुंचा और मुस्कुराकर 35 नंबर फ्लैट के बारे में पूछा। यहाँ 35 नंबर फ्लैट कहीं नहीं है, बूढ़े ने बताया। यहाँ के नंबरों के हिसाब से 35 नंबर का मतलब है तीसरी मंजिल का 5वां नंबर फ्लैट। देवराज चांद तीसरी मंजिल पर पहुंचा। 5 नंबर फ्लैट के बंद दरवाजे के पास छिटका। इस वक्त वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। रात के 3:40 का वक्त हो रहा था। देवराज चांद ने दरवाजा थपथपाया। दरवाजा नहीं खुलने पर उसने कॉल बेल बजाई। तब भी दरवाजा नहीं खुला तो देवराज चंद समझ गया कि या तो घर में कोई है नहीं या खांसी पी के सोया पड़ा है। देवराज चांद ने जूते में से छोटी सी तार निकाली और की होल में डालकर दरवाजा खोलने लगा। मिनट भर में ही वो फ्लैट में था। भीतर अंधेरा था। स्विच बोर्ड तलाश करके उसने भीतर की लाइट जलाई और रिवॉल्वर हाथ में लेकर वहां सारे कमरे चेक करने लगा। इस वक्त उस फ्लैट में कोई नहीं था, यानी कि टॉम वहां नहीं था। देवराज चांद ने तार की सहायता से दरवाजे को भीतर से लॉक किया ताकि टॉम के आने पर उसे किसी गड़बड़ का शक ना हो। देवराज चांद ने भीतर की लाइटें बंद की और टॉम के आने का इंतजार करने लगा। कोई जरूरी नहीं था कि वो फ्लैट पर आए, परंतु इसका इंतजार करना जरूरी था। टॉम से नई बातें पता चल सकती थी। देवराज चांद को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। महज 15 मिनट पश्चात ही उसके कानों में दरवाजे के लॉक में चाबी घूमने की आवाज पड़ी। टॉम आ गया। देवराज चांद फौरन सतर्क हो गया। रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया और खुद को खिड़की के लंबे पर्दे के पीछे छिपा लिया। तभी दरवाजा खोलकर टॉम ने भीतर प्रवेश किया और भीतर से बंद कर दिया। पर्दे की ओट से देवराज चौहान की निगाह टॉम पर थी। उसने लाइट ऑन की तो देवराज चौहान ने फौरन टॉम को पहचान लिया। इस वक्त वो दिन वाले कपड़ों में ही था। वो सीधा बाथरूम गया, हाथ मुंह धोकर बाहर निकला, कपड़े उतारकर एक तरफ रखे, रिवॉल्वर पहले ही निकालकर टेबल पर रख दी थी। फिर वो लाइट बंद करके दूसरे कमरे में चला गया। उस कमरे की लाइट भी बंद हो गई और नाइट बल्ब रोशन था। देवराज चांद कई पलों तक आहट सुनने का इंतजार करता रहा। आहट न उभरने पर वो समझ गया कि टॉम नींद लेने उस बेडरूम में गया है। देवराज चांद पर्दे के पीछे से निकला और अपनी रिवॉल्वर जेब में रख कर छोटे से टेबल पर रखी टॉम की रिवॉल्वर उठा ली। नॉल को सूंघा तो बारूद की बेहद मध्यम सी स्मेल सांसों से टकराई। तो देवराज चांद समझ गया कि कुछ घंटे पहले रिवॉल्वर इस्तेमाल की गई है। शायद मार्टिन को इसी रिवॉल्वर से शूट किया गया है। वही रिवॉल्वर थामे देवराज चांद उस कमरे के दरवाजे पर जा पहुंचा जहां टॉम था। कमरे में नाइट क्लब के प्रकाश में टॉम बेड पर लेटा नजर आ रहा था। देवराज चांद आगे बढ़ा और कमरे की बड़ी रोशनी ऑन कर दी। रोशनी ऑन होते ही टॉम चौंक कर बेड पर उठ बैठा। अगले ही पल उसकी निगाह देवराज चौहान पर पड़ी तो वो ठगा सा बैठा रह गया। आंखों में अविश्वास के भाव स्पष्ट नजर दिखाई देने लगे। तुम? टॉम के होठों से अजीब सा स्वर निकला। कैसे हो टॉम? देवराज चांद ने कुर्सी खींचकर उस पर बैठते हुए शांत स्वर में कहा। शाम को हम मिले जब मैं एस्टोनिया से मैनचेस्टर पहुंचा था और तुमने पीछा किया था। उसके बाद तो तुमने सोचा ही नहीं होगा कि हम मिलेंगे।
सॉरी दोस्तों, लगता है यहाँ मिस प्रिंट है। सीधा सा डायलॉग जो है आगे चला जाता है कि मार्टिन ने दिया। तो तुम्हें मेरा पता कहाँ से? मार्टिन ने दिया। मार्टिन ने? टॉम का चेहरा फक पड़ गया। मरने से पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था, तुम्हारा पता भी। टॉम ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। मैं तुमसे पहले फ्लैट पर मौजूद हूं और तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। ये रिवॉल्वर तुम्हारी ही है। देवराज चांद ने हाथ में दबी रिवॉल्वर को हिलाया। इसमें से बारूद की स्मेल आ रही है। मार्टिन पर इसी से गोली चलाई तुमने? टॉम का चेहरा फक पड़ा था। वो देवराज चौहान के चेहरे को देखे जा रहा था। रह रहकर उसकी निगाह देवराज चौहान के हाथों में दबी रिवॉल्वर पर जा रही थी। इस स्थिति से वो परेशान लग रहा था। तभी देवराज चौहान ने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ जोरों से घुमाया, जो कि टॉम के चेहरे पर जा लगा। टॉम के होठों से कराह निकली। गाल पर हाथ रखे वो बेड से उतरकर खड़ा हो गया। वापस बेड पर बैठो, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। टॉम वापस बेड पर जा बैठा। अभी भी उसका हाथ गाल पर ही था। तुम हमारे पीछे पीछे मार्टिन तक पहुंचे थे? नहीं, वो इत्तेफाक था। उस वक्त मैं एक आदमी के साथ वहां पहुंचा था। मार्टिन से मिलने ही मैं वहां गया था। परंतु तब उसे तुम्हारे और ब्रिजवाश की तरफ बढ़ते देख लिया था मैंने। मार्टिन तो ब्रिजवाश को खबरें देता है, फिर तुमसे उसका क्या रिश्ता? टॉम ने होंठ भींच ली। ये बात मैं फिर करूंगा, देवराज चौहान ने कहा। ये बताओ कि तुमने मार्टिन को पैसे दिए कि वो ये खबर ब्रिजवाश को दे कि मैनचेस्टर में फिर से सीआईए के लोगों की मीटिंग होने वाली है? हाँ, टॉम ने व्याकुलता से कहा। जब मैंने पीछा करते हुए तुम्हें पकड़ा तो तुमने मुझे भी यही कहा। क्यों? ताकि इस बात पर तुम लोगों को पूरी तरह यकीन आ जाए। तुम सीआईए के लिए काम नहीं करते, बल्कि सीआईए के रेगुलर एजेंट हो। बोलो। हाँ। मार्टिन को क्यों शूट किया? मुझे लगा तुम लोगों को मार्टिन ये ना बता दे कि उसने ये खबर पैसे लेकर पहुंचाई थी। इस खबर को हम तक पहुंचाने के पीछे का राज क्या है? टॉम ने होंठ भींच ली। जवाब दो। सीआईए मुझे गलत खबर देकर इसकी आड़ में क्या करना चाहती है? नहीं बताऊंगा। मारे जाओगे, देवराज चांद गुर्राया। तुम यहाँ किसी भी हाल में गोली नहीं चला सकते, टॉम ने विश्वास भरे स्वर में कहा। ये सुरक्षित जगह है। यहाँ गोली चली तो तुम बच नहीं सकोगे, पकड़े जाओगे। तुम खामखा मुझसे उलझने की चेष्टा कर रहे। तुम कुछ नहीं जान सकोगे। इस झूठी खबर को मुझ तक पहुंचाने के पीछे सीआईए का क्या खेल है, वो बताओ, देवराज चौहान गुर्राया। चले जाओ यहां से, तुम मुझसे कुछ नहीं जान सकते, टॉम ने इस बार हिम्मत से कहा। देवराज चौहान कुछ पल टॉम को घूरता रहा, फिर आगे बढ़कर रिवॉल्वर उसके सिर से लगा दी। टॉम का चेहरा पल भर के लिए फक पड़ गया, फिर कह उठा, पागल मत बनो। तुम यहां मुझ पर गोली नहीं मैं तुम्हें शूट करने जा रहा हूं। सच में। तुम ये नहीं कर सकते, पकड़े जाओगे। अभी भी वक्त है टॉम, बता दो कि ये क्या करने जा रही है। मुझे डराओ मत, मैं जानता हूं कि गोली चलाने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं। धाएं। तभी फायर हो गया। कानों को फाड़ देने वाला धमाका गूंजा। गोली टॉम के सिर के भीतर से रास्ता बनाती दूसरी तरफ से निकल गई। टॉम की आंखें फट गई। 2 पल तो वो यूं ही बैठा रहा, फिर बेड पर लुढ़क गया। वो मर चुका था और आंखें अभी तक खुली पड़ी थी। धमाके के बाद वहां गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। दांत भिजे हुए थे। उसने रिवॉल्वर को टॉम की लाश के पास फेंका और पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोला, बाहर निकला। बाहर कुछ फ्लैटों के दरवाजे खुलने लगे थे। वो बाहर झांक रहे थे। 2 लोग दरवाजे के बाहर खड़े इधर उधर देख रहे थे। वो ये जानने की चेष्टा कर रहे थे कि धमाका कहाँ हुआ है। देवराज चौहान बाहर निकला तो उनकी निगाह उस पर जा टिकी। देवराज चौहान आगे बढ़ता चला गया। जब वो उनके पास से निकलकर आगे बढ़ रहा था तो एक व्यक्ति ने उससे पूछा, तुमने धमाके की आवाज सुनी? ये फायर की आवाज थी। किसी ने गोली चलाई है। हाँ, देवराज चौहान पीछे की तरफ इशारा करता बोला, गोली वहां चली है। कहाँ? जहां से मैं निकला हूं। कहता कहता देवराज चौहान आगे बढ़ता चला गया। वापसी पर भी देवराज चौहान दीवार फांद कर अपार्टमेंट से बाहर निकल आया। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 9 बजे देवराज चौहान नींद से उठा और ब्रिजवाश को फोन किया। कल क्या रहा?
टॉम से मिले थे रात को? ब्रिजवाश ने पूछा। मिला। उसने माना कि पैसे देकर गलत खबर मार्टिन के द्वारा तुम तक पहुंचाई गई, परंतु वो ये बताने को तैयार नहीं था कि इस झूठी खबर को देने के पीछे सीआईए का इरादा क्या था। उसने सोचा कि अपार्टमेंट में मैं उसे शूट नहीं करूंगा। ब्रिजवाश की गहरी सांस लेने की आवाज आई। तुमने शूट कर दिया उसे? करना पड़ा, नहीं तो अपने ऊपर खबर कर सकता था कि मुझे इस झूठी खबर के बारे में पता चल गया है। देवराज चांद ने कहा। अब तुम मुझे दो तीन ऐसे सीआईए एजेंटों के बारे में बताओ जो महत्वपूर्ण हो और उनमें से किसी को पता हो कि सीआईए हमें गलत खबर देकर अपना कौन सा काम सुधारना चाहती है। ब्रिजवाश ने दो एजेंटों के पते बता दिए। फिर कहा, तुम खतरे में पड़ सकते हो, अकेले हो, कहो तो दो एजेंटों को तुम्हारे पास भेज दूं? जरूरत नहीं। तुमने सीसीटीवी फुटेज देखी? कल दे गया था कैसेट तुम्हें। कल फुर्सत नहीं मिली, अब देखूंगा, देवराज चांद ने कहा और फोन बंद कर दिया। उसके बाद देवराज चांद नहा धोकर तैयार हुआ और कंप्यूटर पर सीसीटीवी की फुटेज देखने लगा। ब्रजवाश उसे वो कैसेट दे गया था जिसमें फिरोजा उसके कपड़े के शोरूम पर आई थी। 10 मिनट बाद ही देवराज चांद चिहुक पड़ा। चेहरे पर जलजले के भाव आ गए थे। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में अभी अभी उसने ब्रिजवाश के शोरूम में जगमोहन को प्रवेश करते देखा था। जगमोहन और मैनचेस्टर में? वो तो इंडिया में मार्शल की कैद में है। देवराज चांद के चेहरे पर न समझने वाले भाव छाए हुए थे। उसने ब्रिजवाश को फोन किया। हाँ, ब्रिजवाश की आवाज कानों में पड़ी। मेरे पास पहुंचो अभी, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। फिर फुटेज में जगमोहन को देखने लगा। विश्वास नहीं आ रहा था देवराज चौहान को कि जगमोहन मैनचेस्टर में मौजूद है। शरीर में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था कि ये कैसे संभव है। जगमोहन मैनचेस्टर में ब्रिजवाश के पास? ओह, कहीं मार्शल डबल गेम तो नहीं खेल रहा उससे? मार्शल ने उसे टॉर्चर किया, जगमोहन को भी टॉर्चर किया, दोनों को एक दूसरे की टॉर्चर की फिल्म दिखाकर अलग अलग जगह काम के लिए भेजा। उसे एस्टोनिया भेजा और जगमोहन को मैनचेस्टर भेज दिया। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। मार्शल ने जगमोहन नाम के एजेंट के मैनचेस्टर में होने का जिक्र कई बार किया, परंतु उसके कहने पर मार्शल ने यही जवाब दिया कि ये तुम्हारे वाला जगमोहन नहीं है, परंतु उसका जगमोहन अब मैनचेस्टर में नजर आ रहा है। मार्शल ने उससे खेल खेला, उससे झूठ बोला। जगमोहन उसकी कैद में नहीं, बल्कि मैनचेस्टर में उसके लिए काम कर रहा था, जैसे कि वो एस्टोनिया में इसलिए काम कर रहा था कि जगमोहन मार्शल की कैद में है। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। देवराज चांद के मस्तिष्क में यहां वहां ढेरों विचार आ रहे थे। वो समझ चुका था कि मार्शल उसके साथ खेल खेलता रहा कि जगमोहन उसकी कैद में है और वो उसके लिए काम करे। 1 घंटे बाद ब्रिजवाश वहां आ पहुंचा। देवराज चांद ने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आते जगमोहन के चेहरे को दिखाकर पूछा, ये कौन है? ये जगमोहन है। मार्शल ने इसे ही तो भेजा था पहले कि वो पता करे कि सीआईए के लोग मैनचेस्टर में किस मुद्दे पर मीटिंग कर रहे हैं। ये यहाँ आकर इस काम पर लग गया था कि 2-3 दिन में ही फिरोजा का मामला सामने आ गया। फिरोजा मेरे पास आ गई कि वो सीआईए की मीटिंग की एक फिल्म किसी इंडियन ऑफिसर को सौंपना चाहती है, जिसमें सीआईए इंडियन प्राइम मिनिस्टर की हत्या की योजना बना रही है। तब जगमोहन भी यहाँ था और मैंने जगमोहन को सारी बात बताकर फिरोजा के पीछे लगा दिया। उसके बाद से तो जगमोहन मुझे मिला ही नहीं। फोन पर जरूर 1-2 बार बात हुई। फिर खबरें आने लगी कि फिरोजा और जगमोहन प्यार कर बैठे, शादी करने वाले हैं। फिर उन दोनों के एस्टोनिया जाने की बात पता चली। उसके बाद सुना फिरोजा ने वो सीडी सीआईए को बेच दी। यानी कि मैं जगमोहन को दोबारा नहीं देख पाया। आखिरी बार एस्टोनिया में उसके होने की खबर मिली? देवराज चौहान गंभीर था। हाँ, उसके बाद वो और फिरोजा वहां से जैसे गुम हो गए थे। तुम इस कैसेट में मुझे फिरोजा दिखाओ। 2 मिनट की कोशिश के बाद ब्रिजवॉश फिरोजा का चेहरा स्क्रीन पर लाया। ये फिरोजा है? देवराज चांद ने फिरोजा का चेहरा देखा। लेकिन बात क्या है, तुम जगमोहन को क्यों पूछ रहे हो? ब्रिजवाश ने पूछा। ये तुम्हारे जानने लायक बात नहीं है। अब तुम सीआईए एजेंटों को पकड़ोगे, जिन दो के मैंने तुम्हें पते दिए हैं? ब्रिजवाश ने पूछा। पता नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ सोचना है।
देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वैसे मैं ये पता करने की चेष्टा कर रहा हूं कि हमें झूठी खबर देने के पीछे सीआईए की क्या मंशा थी। ब्रिजवास चला गया। जग देवराज चौहान ने मोबाइल थामा और कुर्सी पर बैठ गया। सिगरेट सुलगा ली। चेहरे पर गंभीर सोचें नाच रही थी। आंखों में गुस्सा ठहरा भी नजर आ रहा था। कष्ट लेते हुए सोचों में डूबा रहने के बाद उसने मार्शल को फोन किया। मिनट भर में ही मार्शल की आवाज कानों में पड़ी। मैं तुम्हें फोन करने की सोच ही रहा था। अच्छा हुआ जो तुम्हारा फोन आ गया। ब्रिजवास से तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि मैनचेस्टर असल में किस काम के लिए भेजा गया था। ब्रिजवास से तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि मैनचेस्टर में तुम्हें असल में किस काम के लिए भेजा गया है। मार्शल की आवाज कानों में पड़ी। सीआईए की होने वाली मीटिंग के बारे में पता लगाना है। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। हाँ, वो फिर मीटिंग। मार्शल, देवराज चौहान ने कहा, वो कोई मीटिंग नहीं कर रहे। हमें गलत खबर दी गई है। सीआईए हमें भटकाना चाहती है कि हम इसी में उलझे रहें। ऐसा क्यों? ये बात मैं सीआईए के लोगों से पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कैसे इस बात का पता लगा कि सीआईए हम तक झूठी खबरें पहुंचा रही है? ये बात ब्रिजवॉश से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा। देवराज चौहान ने कहा। तुम ये बात जल्दी मालूम करने की कोशिश करो कि सीआईए ने हम तक गलत खबर क्यों पहुंचाई। पता लगाने की कोशिश चल रही है। मैं तुमसे जगमोहन के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या वो मैनचेस्टर में था जब मैं एस्टोनिया में था? वो तुमसे कई दिन पहले ही मैनचेस्टर में था। तुम्हें वो बहुत बाद में एस्टोनिया भेजा गया था देवराज चौहान। तुम्हें तो बहुत बाद में एस्टोनिया भेजा गया था देवराज चौहान। मार्शल का स्वर शांत था। जिस जगमोहन का जिक्र मैंने तुम्हारे सामने किया था वो वही था। मेरे पूछने पर तुमने कहा कि वो दूसरा जगमोहन है। तब ऐसा करना तब ऐसा कहना जरूरी था, वरना तुम अपने काम में भटक भी सकते थे। तुमने ये खेल क्यों खेला मेरे साथ? देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। जरूरी था। मैं सीआईए के खिलाफ अपने एजेंटों का इस्तेमाल करके उनकी जान नहीं गंवाना चाहता था। सीआईए मेरे एजेंटों को पहचान कर उनकी हत्या करती जा रही थी। मेरी एजेंसी में कोई गद्दार है जो सीआईए को मेरे एजेंटों के बारे में खबर दे रहा। इसलिए मैंने किसी को बताए बिना तुम दोनों का इस्तेमाल किया। मुझे तुम जगमोहन का टॉर्चर की फिल्म दिखाते रहे और जगमोहन को मेरे टॉर्चर की। इस प्रकार तुमने हमें तैयार किया। ये करना भी जरूरी था, वरना तुम लोग तैयार ही क्यों होते मेरे काम के लिए। मेरा काम मेरा नहीं, देश का है। इसमें जरा भी निजी स्वार्थ नहीं है। तुम इस वक्त जो कर रहे हो देश की खातिर कर रहे हो सकता है तुम्हारे मन में देश प्रेम ना हो, परंतु मेरे लिए ये सब करना बहुत जरूरी था। मैं अब मैं तुम्हारा काम बीच में ही छोड़ दूं तो तुम क्या करोगे मार्शल? देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसा इसलिए कह रहे हो कि जगमोहन एस्टोनिया में होने का तुम्हें पता चल गया है? नहीं, ये बात मैं तुम्हारे झूठेपन की वजह से कह रहा हूँ। देवराज देवराज चौहान का स्वर और भी कठोर हो गया। तुम्हें इतना नाराज नहीं होना चाहिए। काम छोड़ने की मत सोचो। ये देश का काम है और गंभीर मुद्दा है कि सीआईए हमारे प्रधानमंत्री की हत्या का प्लान बना रही है। तुम काम करते रहो। तुमने अच्छा काम किया है। रही बात जगमोहन की, तो वो इस वक्त मेरे पास ही है। तुम्हारे पास? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़ गए। हाँ, वो एस्टोनिया से वापस। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। जगमोहन से मैं अभी तुम्हारी बात करा देता हूँ। देवराज चौहान के कानों में कदमों की आहट गूंजी। मैं अब जगमोहन के पास ही जा रहा हूँ, परंतु तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जगमोहन फिरोजा से हार कर लौटा है। वो फिरोजा के प्यार के चक्कर में पड़ गया और असल मुद्दा उसके हाथ से निकल गया। उसने मुझे बहुत ही तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। उधर से मार्शल जगमोहन की सारी बातें बताने लगा। देवराज चौहान गंभीरता से सुनता रहा। मार्शल ने अपनी बात खत्म की तो देवराज चौहान को लगा कि जगमोहन सच में हार कर लौटा है। फिरोजा से वो खाली सीढ़ी ले आया। फिरोजा उससे खेल खेलती रही और वो फिरोजा से खेल खेलता रहा। दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे थे और दिखावे के लिए प्यार का दावा कर रहे थे, परंतु इस खेल में फिरोजा जीत गई। अब कुछ कहोगे या चुप रहोगे? मार्शल की आवाज देवराज चौहान के कानों में पड़ी। हमने तुम्हें इस बात की गारंटी कभी नहीं दी थी कि तुम्हारा काम हर हाल में पूरा करेंगे। हम पर काबू पाकर तुमने ही हमें इस काम पर भेजा। ये चुनाव तुम्हारा था। इसमें हमारी रजामंदी नहीं थी। देवराज चौहान ने कहा।
मतलब कि तुम्हारी रजामंदी होती तो तुम लोग काम ठीक करते? कुछ तो फर्क पड़ता ही मार्शल। अपनी मर्जी से काम करना या डंडा चढ़ाकर काम लेना, दोनों बातों में फर्क है। मेरी नजरों में जगमोहन फेल नहीं हुआ, तुम फेल हुए हो। तुम हारे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि काम पूरा हो, परंतु मोहरों से जबरदस्ती काम लिया तुमने। ये काम इस तरह नहीं होते। तुमने भी तो काम किया। तुम तो जगमोहन की तरह नहीं हारे। एस्टोनिया में तुमने सीआईए के ऑफिस में पहुंचकर वहां 4 को मारकर सीडी ले आए। फिरोजा और सीडी तक पहुंचने के अलावा तुमने हर काम ठीक किया। और तो और तुमने मैनचेस्टर में पहुंचते ही इस बात को जान लिया कि सीआईए ने दोबारा मीटिंग होने की झूठी बात फैलाई। मैं जगमोहन की बात कर रहा हूं। तुम्हें उससे काम लेना नहीं आया। तुम काम पर हम दोनों को एक दूसरे से अलग रखते रहे, जबकि तुम्हें चाहिए था कि एस्टोनिया में मुझे और जगमोहन को इस बात की खबर होनी चाहिए थी कि हम दोनों वहां हैं। ऐसे में गेम हमारे हाथ में होनी थी। अब सारी गलती तुम्हारी है। मार्शल की आवाज नहीं आई। तभी दरवाजा खोले जाने की आवाज आवाज के बाद मार्शल को कहते सुना, लो, देवराज चौहान से बात करो। अगले ही पल फोन पर जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। हेलो। ठीक है। देवराज चांद के चेहरे पर शांत सी मुस्कान उभरी। हाँ, तुम कहाँ? और ये मार्शल मेरे साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रहा है। मेरी बात सुनो। तुम मैनचेस्टर गए थे, उसके बाद एस्टोनिया गए। हाँ, परंतु तुम कहाँ हो? मैं कल ही एस्टोनिया से मैनचेस्टर पहुंचा हूँ। तुम वापस आ जाओ। इस कमीने का काम मत करो। देखते हैं ये हमारे साथ। जगमोहन, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा, यह मामला हमारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या से जुड़ा है। अब एकाएक इस मामले से अलग हो जाना मेरे लिए आसान नहीं। सब कुछ देखते हुए मैं आंखें नहीं बंद कर सकता। वैसे तो ऐसे मामले से हमारा कोई मतलब नहीं होता, परंतु मार्शल की वजह से इस मामले में आ गए हैं, तो इस तरह पीछे हटना भी ठीक नहीं। जगमोहन के गहरी सांस लेने की आवाज आई। फिर बोला, इसने मुझे कैद कर रखा है कि मैं इसका काम पूरा करके नहीं लौटा। खाली सीडी ही। क्या इस मामले में तुमने गलती नहीं की? देवराज चांद ने पूछा। गलती? जगमोहन का सोच भरा स्वर कानों में पड़ा। कह नहीं सकता कि मैंने गलती की या नहीं, परंतु अब एक ही बात समझ आती है कि फिरोजा एक्सपर्ट जासूस है। वो अपने काम में माहिर है। कि उसने कैसे काम करना है, वो सब जानती थी। और मैं ऐसे कामों में माहिर नहीं। शायद यही वजह रही कि मुझसे चूक हो गई। मुझे सारी बात बताओ कि मैनचेस्टर और एस्टोनिया में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। जगमोहन बताने लगा। 10 मिनट बाद उनकी बातें खत्म होने पर मार्शल की आवाज कानों में पड़ी। अब तुम्हारा क्या इरादा है देवराज चौहान? क्या तुम काम से हटने की सोच रहे हो? मैं तुम्हारा काम करूंगा। थैंक्स। जगमोहन को आजाद कर दो, देवराज चौहान ने कहा। फिर तुम मेरे काम से हट भी सकते। मैं इसलिए तुम्हारा काम नहीं कर रहा कि जगमोहन तुम्हारे पास है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मुझे सोचने का वक्त दो। कुछ घंटों तक मैं जगमोहन के बारे में तुम्हें जवाब दे दूंगा। देवराज चौहान ने फोन बंद किया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। आगे बढ़कर उसने वो कागज उठाया जिस पर ब्रिजवाश के बताए सीआईए के 2 एजेंटों के पते नोट किए थे। उसे पूरा विश्वास था कि सीआईए कोई खतरनाक खेल खेलने की तैयारी में है। तभी तो सीआईए मार्शल के एजेंटों तक गलत खबर पहुंचा रही थी कि वो उल्टे कामों में फंसे रहें, वक्त बर्बाद करते रहें। देवराज चौहान बाहर निकला और दरवाजा लॉक किया। सीढ़ियां तय करके नीचे पहुंचा और पैदल ही सड़क किनारे आगे बढ़ता रहा। इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कहीं कोई उसके पीछे न हो। अगला दृश्य। देवराज चौहान सीआईए के उन दोनों एजेंटों के पतों पर गया जो ब्रिजवाश ने दिए थे, परंतु वो दोनों ही घर पर नहीं मिले। एक के घर पर ताला लगा हुआ था, दूसरे के घर में उसकी पत्नी थी। देवराज चांद ने उसे अपना दोस्त बताया। उसके बाद देवराज चांद ने ब्रिजवाश को फोन किया। वो दोनों अभी मुझे नहीं मिल रहे। कोई और है तो उसका पता बताओ। और है तो सही, परंतु उनका ओहदा छोटा है। उन्हें ना पता हो कि सीआईए ने मुझ तक झूठी सूचना क्यों फैलाई। तुम बताओ, अन्य एजेंट का पता बताओ। ब्रिजवास से एक और पता जाना देवराज चौहान ने। वो एक रेस्टोरेंट का पता था। वहां पर वो सीआईए एजेंट मैनेजर का काम करता था। उसका नाम जैकी वर्सेस था।
देवराज चौहान उस रेस्टोरेंट में पहुंचा तो दोपहर के ढाई ढाई का वक्त हो रहा था। रेस्टोरेंट में लंच की वजह से भीड़ थी। जैकी वोसिस को ढूंढने में देवराज चौहान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो रेस्टोरेंट में एक कोने में खड़ा हर तरफ नजर रख रहा था कि सब काम ठीक से चल रहा है या नहीं। देवराज चौहान उसके पास जा पहुंचा। जैकी वोसिस उसे देखकर मुस्कुराया। अपनी मुस्कान संभाल के रखो, देवराज चौहान बोला। मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट का कस्टमर नहीं हूं। वोसिस ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखकर कहा, अच्छा, तो फिर कौन हो? देवराज चौहान। वोसिस चौंका। उसका चौंकना देवराज चौहान से छिपा नहीं रहा। टॉम के बारे में तो तुम्हें खबर मिल ही गई होगी कि उसका क्या हाल हुआ, देवराज चौहान ने कहा। ओह, तो उसे तुमने मारा? मेरे बारे में तुम्हें कहां से पता चला? बाहर चलो, तुमसे बात करनी। देवराज चौहान उस पर नजर टिकाए के उठा। मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना जरूरी नहीं समझता। टॉम भी कुछ ऐसा ही कह रहा था मुझे। उसका कहना था कि मैं रात के वक्त उसके फ्लैट पर गोली नहीं चला सकता। इससे शोर होगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन मैं पकड़ा नहीं गया। अब तुम मेरे साथ बाहर चलने को तैयार नहीं हो। अगर तुम यही कहते रहे तो मैं तुम्हें गोली मारकर चला जाऊंगा। यहाँ जितने भी लोग हैं वो मुझे रोक नहीं सकते। तुम आग से खेल रहे हो। सीआईए तुम्हें बुरी मौत देगी। वो तुम्हारी तलाश में। बाहर चलो, तुमसे बात करनी है। क्या बात? डेथ वारंट की बात। जैकी वोसिस के होंठ भिजते चले गए। फिर एकाएक जैकी वोसिस एक तरफ चल पड़ा। देवराज चौहान उसके साथ था। दोनों रेस्टोरेंट के पीछे वाले रास्ते से बाहर 4 फुट चौड़ी गली में जा पहुंचे। देवराज चौहान उसी पल कह उठा, सीआईए एजेंटों की मुझे परवाह नहीं है। टॉम का अंजाम तुम्हारे सामने है। तुम्हारा अंजाम भी टॉम जैसा हो सकता है अगर तुमने मुझे ठीक से जवाब नहीं दिया तो। देवराज चौहान के स्वर में कठोरता थी। खुद को 30 मार खा समझते हो? सीआईए से टकराने का अंजाम जानते हो? जैकी वोसिस ने कड़वे स्वर में कहा। टॉम को तुमने देखा नहीं। तुमने उसके सिर में गोली मारी थी, वोसिस ने खतरनाक स्वर में कहा। देवराज चौहान ने वॉसिस को धकेलकर फुर्ती से दीवार के साथ सटाया और रिवॉल्वर निकालकर उसके माथे पर नाल रख दी। वॉसिस तिल मिलाया तो देवराज चौहान ने गुर्रा कर कह दिया, सीधी तरह मेरी बात का जवाब दो वरना मरोगे। क्या बात है? वॉसिस ने होंठ भींच कर पूछा। सीआईए यहाँ पर इंडियन एजेंटों में ये झूठी बात क्यों फैला रही है कि मैनचेस्टर में फिर से सीआईए एजेंटों की मीटिंग हो रही है? इस आड़ में सीआईए अपना कौन सा काम निकालने की फिराक में है? मैं नहीं जानता। बकवास मत करो, तुम सब जानते। नहीं जानता। टॉम जरूर जानता था कि वो मुझसे काफी सीनियर था। ऊपर की बातें छोटे एजेंटों तक कम पहुंचती है, परंतु तुम नहीं बचोगे। टॉम की मौत के साथ ही सीआईए ने तुम्हें खत्म करने का फैसला कर लिया है। तो तुम नहीं जानते कि सीआईए किस चक्कर में है? सच में नहीं। धाए। गोली की तेज आवाज उभरी और उसके माथे से रास्ता बनाती गोली पीछे दीवार में जा धसी। देवराज चौहान उसे छोड़कर हटा तो उसका शरीर नीचे गिरता चला गया। देवराज चौहान जानता था कि धमाके की आवाज सुनकर रेस्टोरेंट के कर्मचारी इस तरफ आते ही होंगे। रिवॉल्वर जेब में डालते वो तेजी से गली में आगे बढ़ गया। अगला दृश्य। मुझे सीआईए के किसी और एजेंट का पता दो, देवराज चौहान ने फोन पर ब्रिजवाश से कहा। जैकी वोसिस का दिया तो था। वो मर गया। तुमने मारा? ब्रिजवाश की तेज आवाज कानों में पड़ी। मेरे सवाल का जवाब उसके पास नहीं था, या वो देना नहीं चाहता था। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ब्रिजवाश के स्वर में बेचैनी थी। रात तुमने टॉम को मारा, अब वोसिस को। तुमने सीआईए को अपने पीछे लगवा लिया है। वो जरूर जानती होगी कि ये काम तुमने किया है। तुम अपने साथ मुझे भी मुसीबत में डालोगे। ये बात तो पक्की रही कि सीआईए अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम्हें मैनचेस्टर छोड़ देना चाहिए। मैं अपने काम अधूरे छोड़कर नहीं। अब तुम्हें मैं किसी भी और सीआईए एजेंट की जानकारी नहीं दूंगा। तुम जो कर रहे हो उसके कारण मैं भी मुसीबत में पड़ सकता हूँ। सीआईए मुझे भी मार सकती है। वो ये जान गई होगी कि सीआईए एजेंटों के पते मैं ही तुम्हें बता रहा। एजेंटों के पते तुम्हें देने होंगे, देवराज चांद ने कठोर स्वर में कहा। नहीं, ऐसा है तो तुम्हें मार्शल को जवाब देना। मैं बात कर लूंगा मार्शल से। तुम जाने कैसे एजेंट हो जो इस तरह फील्ड में काम कर रहे हो। सीआईए के लोगों को मारकर उसे मजबूर कर रहे हो कि वो सख्त कदम उठाए। एजेंट तो खामोशी से काम करते हैं, परंतु तुम।
मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि। उधर से ब्रिजवाश ने बात सुने बिना फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। उसने मार्शल को फोन करके सारी बात बताई। ब्रिजवाश ठीक कहता है कि इस तरह तुम सीआईए को भड़का रहे हो, और और भी वो खतरे में पड़ और वो भी खतरे में पड़ जाएगा। ब्रिजवाश के साथ एजेंसी के कई महत्वपूर्ण काम जुड़े हुए हैं, और हम नहीं चाहते कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। मार्शल की गंभीर आवाज कानों में पड़ी। मुझे भी तो काम करना है। सीआईए मैनचेस्टर में हमारे साथ कोई खेल खेल रही है, और ये पता नहीं लग रहा कि आखिर वो चाहती क्या है, हम तक गलत सूचनाएं क्यों पहुंचा रही है। मैं तुम्हें कुछ घंटों तक फोन करता हूं, मार्शल ने उधर से कहा। कुछ घंटों में ऐसा क्या बदल जाएगा कि। उधर से मार्शल ने फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान मन ही मन झल्ला कर रह गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान टैक्सी द्वारा अपने ठिकाने पर पहुंचा। शाम के 4:30 बज रहे थे। सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर, फिर की होल में चाबी डाली कि अगले ही पल ठिठक गया। होंठ भिज गए। चाबी नहीं घूम रही थी। उसने उल्टी तरफ घुमाई तो चाबी घूम गई, यानी कि दरवाजा पहले से ही खुला था। देवराज चौहान सतर्क हो गया। किसी ने उसका पीछे से दरवाजा खोला है। या तो इस वक्त कोई भीतर है, या फिर दरवाजा खोलने वाले जा चुके हैं। मस्तिष्क में सीआईए का नाम ही उभरा। भीतर कुछ भी हो सकता था। देवराज चौहान ने जेब में हाथ डाला और उंगलियां रिवॉल्वर के गिर्द कसती चली गई। दूसरे हाथ से उसने दरवाजे का हैंडल दबाया तो दरवाजा खुलता चला गया। देवराज चौहान दरवाजे पर ही खड़ा रहा। दरवाजा पूरा खुल चुका था। हाथ की उंगलियां जेब में पड़ी रिवॉल्वर से लिपटी थी। वो सामने कुर्सी पर बैठा उसे ही देख रहा था। 40 वर्ष का निग्रो था वो। सिर के बाल छोटे और घुंघराले थे। नाक मोटी और चपटी थी। दोनों हाथ कुर्सियों की बाहों पर थे। देवराज चौहान की निगाह तो दरवाजे खुलते ही उस पर टिक चुकी थी। कौन हो तुम? वहीं खड़े खड़े देवराज चौहान ने पूछा। देवराज चौहान हो तुम? उसने शांत स्वर में पूछा। हाँ, तुम? मार्शल के एजेंट हो? हाँ, मार्शल का एजेंट हूँ। देवराज चौहान समझ गया कि यह सीआईए से वास्ता रखता है। तुम कौन हो? बता दूंगा। भीतर आओ, तुमसे बात करनी है। वो शांत स्वर में बोला। अपने बारे में बताओ। देवराज चौहान वहीं खड़ा रहा। लूथर माची कहते हैं मुझे। सीआईए का एजेंट हूँ, और मेरा काम हत्याएं करना है। जो लोग सीआईए को पसंद नहीं आते उन्हें मैं खत्म करता हूँ। वो आराम से बैठा कह रहा था। और इस वक्त सीआईए की नापसंदगी की लिस्ट में टॉप पर नाम तुम्हारा है। मैं तुम्हारी हत्या करने आया हूँ। मुझे बताया गया कि तुम सीआईए के एजेंटों की हत्या करते फिर रहे हो। यहाँ भी और एस्टोनिया में भी तुम हमारे 5-6 लोगों को मार चुके हो। सीआईए अब तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहती। वैसे सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। मेरे पास इस बात का अधिकार है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच उठे। नजरें लूथर माची पर थी। वो भी एकटक देवराज चौहान को देख रहा था। तुमने ये खबर मुझे बहुत जल्दी दे दी कि तुम मेरी हत्या करने आए हो। कम से कम मुझे भीतर तो आने देते। मेरी निगाहों में तुम भीतर आ चुके हो। अभी बाहर ही हूं। तुम्हारे पीछे मेरा आदमी खड़ा हुआ है, लूथर माची ने कहा। वो तुम्हें भीतर ले आएगा। अब तुम मेरे हाथों में फंस चुके हो। देवराज चौहान ने पीछे नहीं देखा, परंतु इसी पल पीछे से किसी के आ खड़े होने का एहसास हुआ। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाल ली। चेहरे पर मौत नाच रही थी। उसी पल पीछे से उसकी कमर में रिवॉल्वर आ लगी। लूथर माची और देवराज चौहान एक दूसरे को देखे जा रहे थे। पलक झपकते ही देवराज चौहान पलटकर घुमा और फायर कर दिया। साथ ही फिर एक तरफ छलांग लगा दी। पीछे जो आदमी खड़ा था उसके पेट में गोली जा धसी, परंतु उसी वक्त देवराज चौहान को जगह छोड़ छोड़ देने की वजह से गोली कमरे के भीतर प्रवेश कर गई और लूथर माची के कान को हवा देती निकल गई। देवराज चौहान ने उस आदमी को धक्का दिया और नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। लूथर माची रबड़ के खिलौने की तरह उछलकर खड़ा हुआ। रिवॉल्वर उसके हाथ में दिखाई देने लगी। वो भी हवा की तरह बाहर भागा। दरवाजे के पास पड़े अपने घायल साथी को फलांगता सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। दो धमाकों की आवाजें सुनकर आसपास के लोग इधर ही झांकने लगे थे। इन्हीं धमाकों की आवाजें सुनकर बाहर खड़ी एक कार स्टार्ट हो गई। उसकी ड्राइविंग सीट पर फिरोजा बैठी थी। उसकी निगाह इसी फ्लैट पर थी। कार के शीशे काले थे। चंद पल बीते कि फिरोजा को तूफान की भांति देवराज चौहान बाहर निकलता दिखा।
हाथ में रिवॉल्वर दबी थी। फिरोजा ने उसी पल तेजी से अपनी कार आगे बढ़ाई और देवराज चौहान के सामने ले जा रोकी। तेजी से आता देवराज चौहान कार से टकराया। फिरोजा कार का शीशा नीचे करते ही तेज आवाज में कह उठी, जल्दी से भीतर बैठो। कहकर उसने काला शीशा ऊपर कर लिया। इन हालातों में देवराज चौहान के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने कार का दरवाजा खोला और भीतर बैठते दरवाजा बंद कर लिया। फिरोजा ने तब तक कार दौड़ा दी थी। देवराज चौहान फिरोजा को पहचान चुका था और रिवॉल्वर उसके सर से सटा दी, परंतु फिरोजा का पूरा ध्यान कार को भगाने पर था। तुम ब्रिटिश एजेंसी की जासूस फिरोजा हो, जिसने जगमोहन को धोखा दिया। देवराज चौहान कह उठा, रिवॉल्वर हटा लो, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। तुम सीआईए की दोस्त हो। सीआईए की दोस्त होती तो तुम्हें लूथर माची से इस तरह नहीं बचाती। फिरोजा ने कार चलाते हुए तेज स्वर में कहा। लूथर माची का रिकॉर्ड रहा है कि वो किसी की हत्या करने में कभी असफल नहीं रहा, परंतु इस बार वो असफल हो गया। मैंने तुम्हें उससे बचा लिया। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। तुमने जगमोहन को धोखा दिया, उसके बाद अब तुम मुझे क्यों बचा रही हो? तुम चाहती क्या हो? रिवॉल्वर हटा लो, ये बात करने का तरीका नहीं है। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर हटा ली। जगमोहन को धोखा देना मेरी मजबूरी थी। मैं सीआईए की नजरों में आ चुकी थी। सीआईए से दुश्मनी मोल लेकर मैं सलामत नहीं रह सकती हूँ। इसलिए सीआईए से झगड़ा लेने का प्रोग्राम मैंने बदल दिया और सीडी सीआईए को वापस कर दी। जगमोहन को अंत तक मैंने इसी भ्रम में फंसाए रखा कि सीडी उसे दे रही हूँ। जगमोहन अच्छा इंसान है, वो मुझे पसंद आया, परंतु मेरी अपनी मजबूरियां थी कि ऐसा करना पड़ा मुझे, वरना मैं अपनी एजेंसी से भी दूर हो जाती। और अब मुझे क्यों बचाया? मैं आज सुबह ही एस्टोनिया से मैनचेस्टर पहुंची तो तुम्हारे बारे में खबर मिली कि तुम एस्टोनिया से मैनचेस्टर आ चुके हो। तो मैं तुम्हें तलाश करने लगी। करीब 1.5 घंटा पहले मैंने तुम्हें उस कॉफी शॉप से ढूंढ निकाला जहां तुम कॉफी पीने के बाद यहाँ के लिए टैक्सी पर इधर आए थे। इत्तेफाक से ही तुम नजर आ। मुझे कैसे पहचाना? मैनचेस्टर में हमारी एजेंसी के ऑफिस में तुम्हारी तस्वीर मौजूद थी। जब मैं अपने चीफ से मिलने गई तो तुम्हारी तस्वीर चीफ के टेबल पर रखी थी। चीफ ने बताया था कि ये देवराज चौहान की तस्वीर है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। मैं उसी वक्त तुम्हारा पीछा करने लगी। दरअसल मैं ये जान लेना चाहती थी कि सीआईए के लोग तुम्हारे पीछे तो नहीं लगे। मैं नहीं चाहती थी कि सीआईए ये देख ले कि हम मिल रहे हैं। क्या चाहती हो मुझसे? मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सीआईए तुम लोगों को उलझन में डालकर भटकाए रखना चाहती है। मैनचेस्टर में सीआईए मार्शल के एजेंटों को गलत खबर दे रही है। सीआईए चाहती है कि तुम लोग यहीं पर उनके साथ उलझे रहो और मार्शल को सही खबर का पता न लगे। क्या? क्या सही खबर? सीआईए के 8 हत्यारों का एक दल कल इंडिया पहुंच गया है। वो लोग तुम्हारे प्रधानमंत्री की वहां की आज की शाम को हत्या करने वाले हैं। चुनाव सिर पर है। चुनाव सिर पर है इंडिया में, और आज की प्रधानमंत्री की शाम की रैली में एक जगह जनता को भाषण देने वाले हैं। अभी जनसभा के दौरान तुम्हारे प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाएगी। नहीं, देवराज चौहान के होंठों से निकला। यह भीतर की खबर है और ये सच है। अमेरिका सरकार ने इंडियन प्रधानमंत्री का डेथ वारंट निकाला है। सीआईए को ये काम सौंपा है। ऐसे में ये काम तो होकर ही रहेगा। सीआईए कभी सफल नहीं होती। सॉरी, सीआईए कभी असफल नहीं होती। फिरोजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुम्हें बहुत कीमती खबर दी है। ये तुम जानो कि तुम्हें क्या करना है इस खबर का। मेरे ख्याल में तुम अपने देश के प्रधानमंत्री को नहीं बचा सकते। कुछ ही घंटे बाकी हैं उनकी हत्या होने में। इतनी देर में तुम इंडिया तो नहीं पहुंच सकते। पहुंच भी गए तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि सीआईए के एजेंट कहां से प्रधानमंत्री को शूट करने वाले हैं? वहां पर तो हजारों लोगों की भीड़ होगी। एक ही रास्ता है कि मार्शल से कहकर प्रधानमंत्री को जनता के उस रैली में जाने से रोक लिया जाए। तभी इस मामले से बचाव हो। इस बात का क्या भरोसा कि तुम सच कह रही हो? देवराज चौहान बेचैनी से कह उठा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुमने जगमोहन को धोखा। वो धोखा नहीं, मेरी मजबूरी थी। सीआईए से मैं दुश्मनी नहीं लेना चाहती। पहले मैंने ऐसा करने की सोची थी, परंतु बाद में मैंने अपना इरादा बदल दिया। अपनी एजेंसी को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। रोजा ने सड़क किनारे कार रोकते हुए कहा,
ये सब कुछ तुम्हें बता चुकी हूँ, सवाल दोबारा मत पूछो। इस कार से मैंने पीछा छुड़ाना है क्योंकि लूथर माची ने इस कार को देख लिया है। यही बात बताने के लिए मैंने इतना खतरा मोल लिया था। तुम इसे सच समझो या झूठ, अब मुझे इसकी परवाह नहीं। मेरा मन हल्का हो गया है कि मैंने वो बात तुम तक पहुंचा दी जो बताना चाहती थी। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं देखे जाना चाहती देवराज चौहान, लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें जो कहा है वही सच है। कुछ घंटों में ये बात सामने आ जाएगी जब इंडिया के प्रधानमंत्री की हत्या होगी। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। रोजा ने कार रोकी, इंजन बंद किया और रुमाल निकालकर स्टीयरिंग से और अन्य जगहों से अपनी उंगलियों के निशान साफ करती कह उठी, ये काम मेरा नहीं है, अब मैं जा रही हूँ। तुम भी इस कार से दूर हो जाओ। किसी को ये मत बताना कि मैंने तुम्हें ये खबर दी है। अगर बात मेरे सर पर आई तो मैं इनकार कर दूंगी। वैसे जगमोहन ने मुझसे कहा था कि मार्शल ने तुम्हें कैद कर रखा है, जबकि तुम तो मार्शल के लिए फील्ड में काम कर रहे हो। मार्शल ने मुझे भी यही कहा था कि जगमोहन उसकी कैद में है। हकीकत में मार्शल ने हम दोनों को यही बात कहकर ये काम ले रहा था। मुझे एस्टोनिया भेज दिया और उसे मैनचेस्टर। देवराज चौहान कार के बाहर आगे पीछे देखता कह उठा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हारी बात का किस हद तक विश्वास करूं। पूरा विश्वास कर लो। फिरोजा कार का दरवाजा खोलती कह उठी, मैं जा रही हूँ। अब मुझसे मिलने की कोशिश करके मुसीबत में मत डालना मुझे। फिरोजा बाहर निकली और तेजी से एक तरफ बढ़ती चली गई। देवराज चौहान भी बाहर निकला और फिरोजा से उल्टी दिशा में चल पड़ा। सड़क पर से ट्रैफिक निकल रहा था। जगमोहन लूथर माची जगमोहन लूथर माची के खतरे के प्रति सतर्क था। देवराज चौहान लूथर माची के खतरे के प्रति सतर्क था, परंतु वो पीछे नहीं था। सॉरी दोस्तों, जैसे कहा कि वो मिस प्रिंटिंग होती है। शायद तब वो उसकी कार के पीछे नहीं आ पाया था। 10 मिनट तक देवराज चौहान सड़क किनारे फुटपाथ पर चलता रहा। उसके मस्तिष्क में उथल पुथल मची हुई थी। वो तय नहीं कर पा रहा था कि फिरोजा को सच्चा समझे या झूठा। परंतु जो भी हो, मार्शल को इस बारे में बताना जरूरी था। पूरी तरह फिरोजा की बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। देवराज चौहान ने मोबाइल निकालकर मार्शल का नंबर मिलाया। करने पर नंबर लगा और मार्शल से बात हुई। सॉरी देवराज चौहान ने मोबाइल निकालकर मार्शल का नंबर मिलाया। 2 बार कोशिश करने पर मार्शल का नंबर लगा। मार्शल से बात हुई। एक खबर है मार्शल, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। सीआईए के 8 एजेंटों का दल इंडिया पहुंच गया है और वो आज शाम को होने वाली जनसभा में प्रधानमंत्री को शूट करने वाले हैं। क्या आज शाम कहीं पर जनता को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं? शायद हाँ। मार्शल का स्वर कानों में पड़ा। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री की शाम को रैली है। इस वक्त इंडिया में क्या वक्त हुआ है? सुबह के 9 बजे हैं। क्या ये खबर पक्की है? ये सिर्फ खबर है, देवराज चौहान ने होंठ भींच कर कहा। अगर तुमने कुछ ना किया तो शाम को ये खबर पक्की भी हो सकती है। मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री को इस जनसभा में जाने से रोको। यही बचाव है। जगमोहन तुम्हारे पास है, उस पर तुम पूरा भरोसा करके उससे काम लेना चाहो तो ले सकते हो। बेहतर होगा कि तुम प्रधानमंत्री का आज का कार्यक्रम रद्द कर दो। वक्त कम है और तुम्हें जल्दी इस बारे में कुछ करना होगा। मैंने वक्त रहते तुम्हें खबर दे दी है। ये खबर देकर तो तुमने मेरा चैन हराम कर दिया। मार्शल का परेशान स्वर कानों में पड़ा। तुम मैनचेस्टर में क्या कर? तुम्हें इतनी बड़ी खबर दी है, ये क्या कम है? जो पता लगा उसके हिसाब से सीआईए मैनचेस्टर में मुझे गलत बातों में उलझा कर रखना चाहती थी, ताकि तुम भी उलझे रहो और उधर सीआईए के इंडिया पहुंचे एजेंट प्रधानमंत्री को शूट कर दें और काम होने के बाद ही हमें पता लगे। तुम फौरन इस काम में जुट जाओ। अगर ये खबर सही है तो मुझे इंडिया आना होगा, परंतु तुम्हारा पहला काम है प्रधानमंत्री को सुरक्षित करना। ये तुम पर है कि ये काम तुम कैसे करते हो। ठीक है। मार्शल का तेज स्वर कानों में पड़ा। उधर का मामला मैं संभालने की कोशिश करता हूँ। वक्त कम है और अगर खबर सही है तो चंद घंटों में मुझे बहुत कुछ करना होगा। प्रधानमंत्री को बचाना ही मेरा लक्ष्य है। तुम जो भी हो मुझे खबर कर देना, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद करने के बाद ब्रिजवाश का नंबर मिलाया। कई बार बेल जाने के बाद ब्रिजवाश का उखड़ा स्वर कानों में पड़ा। क्या है? कल सुबह किसी प्लेन में इंडिया के लिए मेरी टिकट बुक करा देना। जा रहे हो? हाँ।
शुक्र है, मैं अभी सुबह के किसी प्लेन में तुम्हारी सीट बुक करा देता हूं। अगला दृश्य। देवराज चौहान उस कार में बैठकर लूथर माची को देखते ही देखते उसके हाथों से दूर हो गया। अपने शिकार को हाथ से निकलते पाकर लूथर माची सुलग उठा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह उसे असफल होना पड़ा हो, परंतु देवराज चौहान उसके हाथों में आकर फिसल गया। तभी लूथर माची का मोबाइल बजने लगा। हेलो। लूथर माची के होठों से गुर्राती आवाज निकली। काम हो गया हो तो दूसरा काम सुनो तुम्हें। काम नहीं हुआ, लूथर माची ने दांत पीसकर कहा। नहीं हुआ? क्या मतलब? देवराज चौहान हाथों में आकर निकल गया। लूथर माची एक एक शब्द चबाकर कह रहा था। कान खोलकर सुन लो, जब तक मैं देवराज चौहान को खत्म नहीं कर देता तब तक कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। तुम किसी भी काम के लिए मुझे फोन मत करना। देवराज चौहान को खत्म करके ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा। लूथर माची के होठों से खतरनाक स्वर निकला और फोन बंद कर जेब में डालता गुर्रा उठा। देवराज चौहान। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हो रही है, लेकिन ये आधी कहानी है। इसके आगे इसके आगे एक खतरनाक लड़ाई है जो सीआईए एजेंटों और देवराज चौहान के बीच शुरू हुई। अब आगे क्या होता है, कैसे होगा, ये सब हम इसके दूसरे भाग में जानेंगे। कहानी का नाम है शिकारी। उस कहानी में सीआईए के खतरनाक दाव पेंच होंगे, लूथर माची होगा, प्रधानमंत्री की हत्या की कोशिश होगी, और हम ये भी देखेंगे कि सीआईए जीतती है, मार्शल जीतता है, या देवराज चौहान जीतता है। लेकिन ये तय है कि कहानी शिकारी की भी ऐसी ही रोमांचकारी होने वाली है। तो आप सब लोगों से, आप सब दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत जबरदस्त कहानी है ये। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। अगले भाग में हम शिकारी की कहानी से शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।